मिनट्स में क्लास खत्म हो जाती है। अब क्रैश कोर्स को भी अगर कोई सुपर फास्ट पे चलाए तो ये तो जुल्म है। वो 7.5 घंटे भी जो है ना, वो अगर नहीं है ज़िंदगी में तो कुछ नहीं है ज़िंदगी में। कितने शॉर्टकट लगाने हैं, कितना अपने आप को बचाना है। पता है ये ऐसे ही है जैसे व्हाट्सएप पे आपने एक वॉइस नोट सुना 2 की रफ्तार पे, टाइम बचा लिया, फिर सोचा बीच में एक चीज़ काम की थी, दोबारा सुनते हैं। अच्छा दोबारा सुन ही रहे हैं तो सोचा 2 पे तो लास्ट टाइम प्रॉब्लम हुई थी, 1.5 पे सुनते हैं। 1.5 पे करके सुना, सारी बात समझ आ गई, लेकिन आपने कहा ज़रा कंफर्म करने के लिए ये वाली बात को ज़रा दोबारा से सुनते हैं। 1.5 पे 2 दफ़ा सुना, 2 पे 1 दफ़ा सुना। उससे ज़्यादा आसान था कि एक दफ़ा ज़िंदगी में 1 पे सुन लेते और मामला ईजी हो जाता। तो ये जो है ना, ये मसलो मसाइल हैं। जब एक बंदा चाहता है ना वो अपना टाइम बचाए, वो अपना टाइम तबाह कर देता है। तो ये सारे लोग जो कि क्रैश कोर्स को 1.5 या 2 पे करके चलाते हैं, इनका ठिकाना जहन्नुम है। ठीक है, इन लोगों को नर्क में जगह मिलेगी। ठीक है, क्रैश कोर्स पहले ही फास्ट है ना, मतलब आप रेगुलर क्लास चला लो 2 पे 1.5 पे, क्रैश कोर्स में पहले ही एक दिन में एक चैप्टर 2 चैप्टर हो रहे हैं, 1.25 घंटे में 1.5 घंटे में। अब उसको मज़ीद फास्ट करेंगे तो इसका मतलब स्टूडेंट सिर्फ मज़े ले रहा है, वो सिर्फ टीचर को तीसरे ऐसे करते हुए बोलते हुए देखना चाह रहा है, उसको अच्छा लगता है। इसके बाद ना आप फिर फिजिकल क्लास ले भी नहीं पाते, आपको लग रहा होता है टीचर तो -0.8 की रफ्तार पे चल रहा है, बार बार दिल कर रहा होता है भाई इसको फास्ट करो, ये क्या है, ये इतना स्लो क्यों चल रहा है, आवाज़ारी होती है। उसके बाद आप फिजिकल क्लास लेने के काबिल ही नहीं रहते। तो ऑनलाइन सुने, टीचर को 1 पे सुने, 1.5 तक भी सुन ले, 2 बदतमीज़ी है। और 1.5 पे रेगुलर क्लास सुने। लेकिन क्रैश कोर्स टाइप ये जो है ही 6 दिन 7 दिन 8 दिन की प्रोडक्ट है, उसमें ये काम नहीं करना चाहिए। नहीं जी, चैप्टर 1 और 2 को हमने एक अलग दिन पे रखा है और चैप्टर 3 को अलग दिन पे रखा है, क्योंकि चैप्टर 3 ऐसा है जिसमें सोशल वेरिएबल्स आते हैं। जब सोशल की बात आती है तो फिर ये एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर जितनी डिबेट कर लें उतनी कम है। तो देखते हैं आज 3 चैप्टर करने के बाद चैप्टर 5 की कुछ बातों के लिए हमारे पास टाइम बचता है या नहीं बचता। 3 सोशल और लीगल एनवायरनमेंट। किताब ने लीगल वेरिएबल्स पे डिस्कशन की और सोशल वेरिएबल्स पे डिस्कशन की है। इस चैप्टर में से ICAP ने सिर्फ एक इतना सा नन्ना मुन्ना सा पैराग्राफ डिलीट किया है। चैप्टर के सबसे आखिरी पेज पे सबसे आखिरी पैराग्राफ, छोटा सा एक क्यूट सा पैराग्राफ है। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के एंड पे पाकिस्तान के अंदर कुछ बातों का जिक्र हो रहा है। तो यूँ समझें कि आखिरी बनती हैं ये 4-5 लाइन्स, बस वो डिलीट हुआ है। बाकी सारी चीज़ें इस चैप्टर में उसी तरह से इंटैक्ट है। ठीक है, एक भाई चैप्टर 4 के अंदर मौजूद एक क्रॉस दिखा के कहते कि सर अगर चैप्टर 3 में इतने से ही क्रॉस हैं तो ये क्रॉस क्यों लगा हुआ है। इससे पहले कि मैं जवाब देता, साथ वालों दोनों ने कह दिया भाईजान की चांदा की है। तो चैप्टर 3 में से सिर्फ इतना सा क्रॉस हुआ हुआ है। चैप्टर 3 इज़ अबाउट सोशल और लीगल एलिमेंट। इससे पहले कि हम सोशल लीगल एलिमेंट की बात करें, मैं थोड़ा सा एनालाइज करूँगा पेस्टल को। व्हाट इज़ पेस्टल? PESTEL। हमने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एनालाइज कर ली, हमने इंटरनल एनवायरनमेंट एनालाइज कर ली, हमने IT की क्या डिसरप्शंस हैं थोड़ा सा उनके ऊपर बात कर ली। थोड़ी सी बात चलते फिरते कभी भी हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। अब हम देखना चाह रहे हैं कि हमारे इर्द गिर्द की इन्वायरमेंट में कंपेटिटर, मार्केट और कंपटीशन के अलावा क्या चीज़ें हैं। तो इसके लिए एक एनालिसिस होता है जिसको हम कहते हैं पेस्टल। पेस्टल का मतलब होता है पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, इकोलॉजिकल। इकोलॉजिकल को इन्वायरमेंटल भी बोलते हैं, लेकिन चूंकि इस पूरे को इन्वायरमेंटल एनालिसिस कहते हैं तो इकोलॉजिकल ज़रा ज़्यादा स्पेसिफिक वर्ड है इसका। इन्वायरमेंटल ये बेसिकली फिजिकल एनवायरनमेंट का जिक्र हो रहा है। और L फॉर लीगल। ये 6 चीज़ों का एनालिसिस। पेस्टल एनालिसिस का मतलब है कि आप अपने इर्द गिर्द जितने भी फैक्टर्स हैं उनको 6 कैटेगरीज में डिवाइड कर दो। ये 6 कैटेगरीज, और ये वो 6 कैटेगरीज हैं जिनको देखना समझना बड़ा ज़रूरी है ताकि आप अच्छे तरीके से अपना काम कर सकें। पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, इकोनॉमिक्स में क्या चल रहा है, सोशल इर्द गिर्द एनवायरनमेंट में क्या चल रहा है, टेक्नोलॉजी में क्या चल रहा है, फिज़िकल एनवायरनमेंट में क्या चल रहा है।
और लीगल। फिजिकल एनवायरनमेंट से मुराद है आपके इर्द गिर्द धुआं कितना है, आपकी फैक्ट्री कितनी धुआं जनरेट कर रही है, आप पोल्यूशन कितनी फैला रहे हैं, नॉइज़ कितनी फैला रहे हैं, आपने कितने दरख्तों का कत्लेआम किया, आपने कितने कागज़ इस्तेमाल किए, आपके बिज़नेस ने कितना एनवायरनमेंट को डैमेज किया, और एनवायरनमेंट की जो एजेंसीज़ हैं वो आपके कितने अगेंस्ट हैं, और एनवायरनमेंट को डैमेज करने से आपको क्या प्लस माइनस होंगे, या आपके इर्द गिर्द की जो फिजिकल एनवायरनमेंट है उसकी प्रोटेक्शन से आपकी क्या जिम्मेदारी है। बट आईकेप ने पहले सोचा इसके ऊपर 6 चैप्टर्स बनाने का। मुझे लगता है उन्होंने किताब 2-3 अलग अलग लोगों से दी। किसी को कहा चैप्टर 7 पे तुमने काम करना है, किसी को चैप्टर 8 पे तुमने काम करना है, किसी को कहा चैप्टर 1 से लेकर 6 तक पे तुमने काम करना है, पेस्टल बना के देने हैं। ये सोचा होगा कि चैप्टर 1 से 6 कह दिया तो उसे समझ आ गया होगा, पी पे एक चैप्टर, ई पे एक चैप्टर, फलाना फलाना फलाना। बनाने वाला जब IT के चैप्टर बनाने बैठा होगा तो उसने सोचा होगा ये तो IT की सीधी सीधी सी बातें हैं, IT लेटेस्ट क्या कर रही है। और MFA के अंदर हमने ये भी तो बताना है लोगों को कि जिद्दत के तकाज़ों से हम आहंग भी करना होगा। तो चैप्टर 5 बना दिया और इतना प्यारा बना दिया कर उठे। लेकिन चैप्टर 5 में ये सब ज़रूर बता दिया कि टेक्नोलॉजिकल डिसरप्शन ने बिज़नेस के साथ किया है कि, लेकिन ये नहीं बताया कि टेक्नोलॉजी किसे कहते हैं। तो फिर ये सोच के टेक्नोलॉजी पे भी चैप्टर बना दिया। अब सोचा रह गए 4 चैप्टर, 5 पूरे करने। फिर क्या किया, सोशल और लीगल एक चैप्टर में जोड़ दिया और चैप्टर बनाने शुरू कर दिए। जब बनाया तो एक चैप्टर की गिनती आउट हो गई। उन्होंने कहा हमने पॉलिटिकल भी पूरा कर दिया, चैप्टर 1 पॉलिटिकल पे बना दिया, चैप्टर 2 बना दिया इकोनॉमिक्स पे, चैप्टर 3 में सोशल और लीगल इकट्ठे कर दिए, चैप्टर 4 में IT डाल दी, और चैप्टर 5 में IT के इम्पैक्ट्स डाल दिए। तो समझ नहीं आया कि IKEP ने मुझे 6 चैप्टर बनाने का क्यों कहा था। तो वो चैप्टर का नाम रखा प्रैक्टिस क्वेश्चन ऑफ चैप्टर 1 से लेके 5 तक। और भाईजान आपने इकोलॉजिकल मिस कर दिया है, खा गए। एक तो पहली पेस्टल के ऊपर इतना जुल्म। पेस्टल इज़ एन एनालिसिस जिस पे 3 से 4 सफ़े देने चाहिए। थोड़ी सी डिस्कशन पॉलिटिकल पे हो जाए, थोड़ी सी इकोनॉमिक फैक्टर्स पे हो जाए। बहुत दिल कर रहा है आप 6-7 सफ़े पढ़ा दो पेस्टल के ऊपर। पेस्टल के ऊपर वैसे ही 5-6 चैप्टर्स बनाना जुल्म है। तो एक तो पहले ही जुल्म हो रहा था, ऊपर से जुल्म करने वाले ने कंप्लीटनेस भी इंश्योर नहीं की। तब अनफॉर्चुनेटली हम कहते इसे पेस्टल एनालिसिस है, लेकिन हमारी किताब ने हमें पेस्टल एनालिसिस नहीं दिया, हमारी किताब ने हमें दिया स्लेप्ट एनालिसिस। इकोलॉजिकल के बगैर इस एनालिसिस को स्लेप्ट एनालिसिस कहते हैं, और जब हम लीगल और पॉलिटिकल को जोड़ देते हैं तो इसको पेस्ट एनालिसिस कहते हैं। तो ये एनालिसिस 3 वर्ड्स में चलता है। पेस्ट एनालिसिस में लीगल और पॉलिटिकल मर्ज हो जाते हैं, इकोलॉजिकल खा जाते हैं। स्लेप्ट में इकोलॉजिकल खा जाते हैं, बाकी सारे होते हैं, और पेस्टल में 6 के 6 होते हैं। तो मैं बार बार पेस्टल एनालिसिस बोलूँगा, पेपर में सवाल पेस्टल एनालिसिस के नाम से आएगा, लेकिन हमारी किताब ने हमें पेस्टल नहीं, हमें स्लेप्ट एनालिसिस पढ़ाया है। तो इस चीज़ का एतराफ़ करना ज़रूरी है। तो इकोलॉजिकल जो फिजिकल एनवायरनमेंट वाले फैक्टर है नहीं, हमारी किताब खा गई। हालांकि बहुत अच्छा इनके पास मटेरियल अवेलेबल था, ये उस पर दे सकते थे। जब इतना कचरा मचाया हुआ ही है तो थोड़ा और भी मचा सकते थे। तो खैर पेस्टल को आपने दिल पे नहीं लेना। पेस्टल आपने बस एक दफ़ा इन सारों के इम्पैक्ट हल्के हल्के से समझते जाने और इस लेवल पे समझ लेना कि पेपर में आए तो आप उसको बता सकें। शुरू करते हैं हम अपना सोशल और लीगल। लीगल के ऊपर किताब ने ज़्यादा तवज्जो नहीं की। जब लीगल पे आए तो उन्होंने क्या किया, आपके सिलेबस पुराने पढ़े हुए सब्जेक्ट्स में से ना मुख्तलिफ लॉस के नाम याद करते गए, लिखते गए, और उन्होंने कहा इन सारी चीज़ों को आपने देखना है। तो एक काम करते हैं, हम सोशल से पहले लीगल की तरफ चले जाते हैं। लेजिस्लेशन का बिजनेस में क्या रोल है। अगर ये एक रेगुलर क्लास होती है तो मैं यहाँ से लेके एंड तक के बच्चों तक जाता और सारे बच्चों से पूछता बताएं कवानीन के बिजनेस के ऊपर क्या इम्पैक्ट है। लेकिन चूंकि रिवीजन क्लास है तो थोड़ा फास्ट हम चल रहे हैं। लॉ के इम्पैक्ट बिजनेस पे क्या है, बिजनेस ने डिफरेंट लॉस को फॉलो करना है, अगर नहीं फॉलो करेगा फ़ाइन पेनल्टीज़ पड़ेंगे। डिफरेंट लॉस को फॉलो करना है, नहीं तो लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। कवानीन बिजनेस को रेगुलेट करने के लिए हैं, वो बिजनेस जो कानून को फॉलो नहीं करता वो कस्टमर्स के लिए भी अच्छा नहीं है, गवर्नमेंट के लिए भी अच्छा नहीं है। जुर्माने भी बहुत पड़ते हैं, नुकसान भी बहुत होता है, और वो अपने फील्ड में कंपेटिटिव भी नहीं रहता। लॉस क्यों बनाए जाते हैं, बिज़नेस को रेगुलेट करने के लिए, समझाने के लिए। कुछ लॉज होते हैं बिज़नेस की बेहतरी के लिए। एक ऐसा लॉ कि कस्टमर ने, कंज्यूमर ने बिज़नेस के साथ नाइंसाफ़ी की तो बिज़नेस अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। लेकिन फिर ऐसे लॉज भी होते हैं कि आपने अगर अपने एम्प्लॉइज़ के साथ जुल्म किया तो आपके खिलाफ आ सके। तो अब बिज़नेस जब आप करने बैठे हैं तो आपने अपने इर्द गिर्द पेस्टल को देखना है।
तो आपने देखना है कि व्हाट आर द लॉज एंड रेगुलेशंस जो मुझे फेस करने हैं। हम अगर एजुकेशन सेक्टर में बैठे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि एजुकेशन सेक्टर को कौन कौन से लॉज डील कर रहे हैं, हमें किन किन चीज़ों को देखना है। फिर हमने अपने इदारे के अंदर देखना है कि अपने अपने एम्प्लॉयज़ वगैरह से रिलेटेड कौन कौन से लॉज को देखना है। शायद आपने कहीं जुमला पढ़ा हो, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नॉट एन एक्सक्यूज़। अगर आपको लॉ नहीं पता तो ये एक्सक्यूज़ नहीं है, आपको लॉ पता होना चाहिए। तो एक बिज़नेस को अपना बिज़नेस सही से चलाने के लिए अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में ये समझना होगा कि व्हाट आर द लेजिस्लेशन जो उसको इम्पेक्ट कर रही हैं। तो किताब ही कहती है कि एक लीगल सिस्टम एक कंट्री का दूसरे कंट्री से वेरी करता है। हम पहले लीगल फैक्टर्स की बात कर रहे हैं। लॉ रेगुलेट करता है बिजनेस प्रैक्टिसेस को, पॉलिसीज़ डिफाइन करता है, राइट्स डिफाइन करता है। बिजनेस लॉज ऐसे हैं जो कि चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक बिज़नेस को या ट्रांजैक्शन को लीगल या इलीगल कह सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन इम्पोज कर सकते हैं, कोई ड्यूटीज़ और राइट्स पे रेगुलेशन लगा सकते हैं, लोगों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं सर्विसेज वगैरह से, एम्प्लॉयज़ को बचा सकते हैं, इन्वेस्टर्स को बचा सकते हैं, बिजनेस और सप्लायर की डीलिंग को वो कर सकते हैं, और कंपटीशन से रिलेटेड आपको एक हमवार फील्ड दे सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो लॉज हैं वो कहीं ना कहीं फ़ायदे या नुकसान आपको इम्पेक्ट ज़रूर कर रहे हैं। कुछ लॉज आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ होंगे और कुछ लॉ आपके लिए थ्रेट बन जाएंगे। भाई अगर ये लॉ आ जाए कि सारे बच्चों ने लाजमी किसी RIT से पढ़ना है तो ये अपॉर्चुनिटी है कॉलेज के लिए। और अगर ये लॉ आ जाए कि तमाम कॉलेजेस ने अपने पास मौजूद तमाम स्टाफ को मिनिमम वेजेस भी पे करनी है, तमाम TAs को कम से कम इतना पे करना है, और जितने भी स्टूडेंट हैं उनसे इतने रुपए से ऊपर फ़ीस नहीं लेनी, तो फिर ये कॉलेज के लिए थ्रेट है। कहने का मतलब ये है कि ये लॉ आपके लिए फ़ायदेमंद भी हो सकते हैं, नुकसानदेह भी हो सकते हैं। फ़ायदेमंद है या नुकसानदेह, फॉलो तो करना है। तो आपको समझना होगा कि आपके इर्द गिर्द कौन से लॉज हैं, वो आपको कैसे कैसे इम्पेक्ट कर रहे हैं। तो जब लॉज को समझने की बात होती है तो किताब एक पोर्शन लिख देती है डिफरेंट टाइप ऑफ लॉज इन पाकिस्तान। या तो इसमें सारे लॉ बताएं, वो भी नहीं बताए, इन्होंने बहुत सारे मोटे मोटे लॉज बता दिए, और आप लोग पहले से इतने सारे लॉ पढ़ के बैठे हुए हैं कि मैं देखता जाऊँगा हेडिंग और आप मुस्कुराते जाएंगे। फॉर एग्जांपल वो कहते हैं कंपनियों का लॉ। अब आपको ये बताए जाने की ज़रूरत है कि कंपनीज एक्ट 2017 जो SECP ने इशू किया है, और इसमें कंपनियों को बता रहे हैं कि आपने क्या करना है। तो फिर पार्टनरशिप का लॉ, जो पार्टनरशिप बिजनेस कैसे होगा, क्या होगा, उनके क्या राइट्स होंगे, ड्यूटीज़ होंगे, उसके बारे में बताता है। तो ये बस एक लॉस की लिस्ट है जिसको आपने तेज़ी से पढ़ लेना है। जो नए नाम होंगे उस पर हम बात कर लेंगे। एम्प्लॉयमेंट का लॉ, एम्प्लॉयमेंट के लॉज होते हैं जो बिजनेसेस को रोकते हैं और बिजनेस को अपने एम्प्लॉयज़ से डिफरेंट तरह की डीलिंग करने के ऊपर मजबूर करते हैं, और अपने एम्प्लॉयज़ की प्रोटेक्शन और उनकी वेलफेयर के लिए बहुत सारे काम करने को कहते हैं। फॉर एग्जांपल मिनिमम वेजेस आपको इम्पेक्ट कर सकता है। हो सकता है मिनिमम वेज की शर्तों की जी आपने मजदूर को कम से कम, आजकल कितनी मिनिमम वेज जी 32,000। तो लॉ आपसे कहेगा कि आपके पास जो बंदे मौजूद हों उनमें से कम उनकी वेज जो क्या होनी चाहिए 32,000। तो आपको देखना पड़ेगा, अगर आप ऐसे नहीं कर रहे होंगे आपको जुर्माने पेनल्टीज़ पड़ सकती हैं, आपके अगेंस्ट बाइकआउट हो सकते हैं। फिर आप साथ वाले बिजनेस से पूछेंगे तुम कितनी दे रहे हो, उसने कहा मैं भी कम दे रहा हूँ। तीसरे बिजनेस से पूछेंगे, फिर सारे पक्के हो जाएंगे। किनका जी इन्होंने कहा जी इनका ऑफिस किधर है। ये वेजेस की बात हो रही है, जो मजदूरों को काम करने के पैसे मिलते हैं। ये ट्रेनी के स्टाइपेंड की बात नहीं हो रही, ठीक है। और ये एम्प्लॉयमेंट लॉ की बात हो रही है, ट्रेनिंगशिप के लॉ की बात नहीं हो रही। तो वो बहुत सारे बच्चे बड़े पर्सनल हो जाते हैं ना, वो मिनिमम वेज वाली बात सुन के ना उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहते हैं कौन लोग हैं ये, किनको, ये मज़दूरों को मिनिमम वेज मिलती है जो पूरा दिन मेहनत मजदूरी मुशक्क़त करते हैं, और उसके बाद भी उनका लेवल इंक्रीज़ नहीं होता। लेकिन ये जो ट्रेनी जब मेहनत मुशक्क़त करता है तो उसका लेवल इंक्रीज़ हो रहा होता है, नहीं होता। पेपर एक अलग चीज़ है, उनकी जो पर्सनल कैपेसिटी है वो बढ़ रही होती है, वो ज़्यादा बेहतर एम्प्लॉयबल होते हैं। एक बच्चा जिसने आर्टिकल्स नहीं किए हुए और एक जिसने आर्टिकल्स किए हुए हैं, दोनों में फ़र्क आ जाता है। तो खैर अगेन मतलब ये तो एक ऐसी बात है कि ये तो छिड़ती चली गई तो फिर तो हम पढ़ नहीं पाएंगे। भाई कुछ आखिरी बात करना चाह रहे हैं। जो पार्ट टाइम रिस्ट्रिक्शन लग गई है, हैरत की बात ये है कि ये स्टूडेंट्स को लगता है कि पार्ट टाइम रिस्ट्रिक्शन ICAP ने लगा दी है। ICAP ने कोई नई पार्ट टाइम रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई, ये तो कब से लगी हुई है। ICAP ने सिर्फ याद कराया है कि ये रिस्ट्रिक्शन है, ज़्यादा ओवर ना हो। चेक एंड बैलेंस कोई नहीं है, ना फर्मों के ऊपर उतना चेक एंड बैलेंस है, ना बच्चों के ऊपर उतना चेक एंड बैलेंस है। मैंने कहा कि आप जाके फ्रीलांसिंग की सर्विस प्रोवाइड करना शुरू कर देंगे। आपने फ़ौरन से कह दिया सर ये तो अनएथिकल है।
खुद ही से कहा कि सर ये देखें ये गलत बात। मैंने कहा हाँ। आपने कहा सर ये तो गलत है। तो भाई तो गलत बात तो गलत है ना। जब आप आईकेप को फॉलो कर रहे हैं, आईकेप के कागज़ पे लिख रहे हैं कि मैं आपके कवानीन की पासदारी करूँगा और मैं आपकी तमाम रिक्वायरमेंट्स को पूरा करूँगा, तो फिर आईकेप के कवानीन की पासदारी करना हक है। नहीं जी, तो इन्होंने यूटिलिटेरियनिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से कहा कि अगर ओवरऑल देखा जाए तो हमारे साथ जितना इस्तेसाल हुआ और हमने मुकाबले भी जितना इस्तेसाल किया उसमें हम अभी भी कम है, तो इसका मतलब है कि हमारे पास ये राइट आ गया, हम इस्तेसाल कर सकते हैं यूटिलिटेरियनिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन चूंकि मैं लॉ ज़्यादा पढ़ाता हूँ और बीएम कम पढ़ाता हूँ, एसपीएम वगैरह या जो, तो इसलिए मैं यूटिलिटेरियनिज्म के बजाय मैं रूल एथिक्स की बात करूँगा। तो अगर आईकेप ने मना कर दिया तो या तो आईकेप को छोड़ दे या फिर उसकी बातों का एहतराम करें। ठीक है, या आप कहते हैं आईकेप बुरा है, या फिर जब वो कहते हैं कि ग्रुप ए के ये पेपर आप कम से कम पास करोगे तो ग्रुप बी में जाओगे, तो फिर इसको रोना नहीं है। ये दोनों काम इकट्ठे नहीं हो सकते, एक ही वक्त में मोहब्बत भी और जो है ना वो तकलीफ भी। लेकिन सर डिफेक्टो मान सकते हैं ना, उसके खिलाफ तो बात कर सकते हैं। बात कर सकते हैं, बात करना आपका शरई हक है। आप जाते हैं, आप ग्रुप्स में बात करते हैं, खुल के बातें करते हैं। आप नहीं करते बातें तो ठीक है, आपका एक्सप्रेशन आपका वो है, फीडबैक देना आपका हक है, लेकिन ये आपका समाजी हक है, कानूनी हक नहीं है। कानूनी तौर पे अगर आप कहें कि ये गलत हो रहा है तो वो कानूनी तौर पे कहेंगे आपने साइन करके कहा था कि जी आपकी पॉलिसीज़ को मैं पालन करूँगा। तो बस फिर तो जब पालन कर रहे हैं तो फिर रोते क्यों हैं? आगे चलते हैं। मैं वही कह रहा हूँ ना, ये गलत टाइम पे गलत डिबेट है। आप लोग इंशाल्लाह बड़ी क्लासों में आ जाएं। तो वो अभी सीफेप की काउंसलिंग में भी सबसे पहले हमारे स्टाइपेंड के ऊपर ही डिस्कशन हुई थी, तो अगर वो वीडियो आपको मिले तो उसमें स्टाइपेंड के ऊपर हमने बात की है और डिस्कशन हुई है कि व्हाट इज़ स्टाइपेंड और सैलरी किसे कहते हैं और आप लोग बिला वजह किस चीज़ को किस चीज़ से कंपेयर करके क्यों दुखी हो रहे हैं। तो ये बाकी गुफ्तगू वहीं जाके देखें, ठीक है। और इस सब में ये बताना बड़ा ज़रूरी है कि मैं किसी फर्म का मालिक नहीं हूँ कि आपके यहाँ इनकी तो अपनी फर्में चल रही हैं, इनको तो सस्ता लेबर मिल रहा है। मेरे पास फर्म हो तो मुझे भी बड़ा फ़ायदा है, हमारे पास भी लोग बड़े महंगे होते हैं, तो फर्म अगर बनी हुई हो तो हमें भी सस्ते में लोग मिल जाए। तो एक बच्चे को ट्रेनी रख के उसको फ़ोटोकॉपियर की शॉप पे बैठा दे, क्योंकि फ़ोटोकॉपियर वाला बंदा महंगा और ट्रेनी सस्ता है। और हम कहेंगे हम इस बच्चे में स्किल डेवलप कर रहे हैं, इसको नॉलेज बांटना आएगा, इसको नॉलेज को रेप्लिकेट करना आएगा, ये नॉलेज की ज़्यादा से ज़्यादा कॉपियाँ करना सीख जाएगा। खैर अगेन वर्किंग कंडीशंस के ऊपर कवानीन हो सकते हैं कि आपने क्या क्या वर्किंग कंडीशन देनी है जो बहुत मुश्किल हालात में काम कर रहे होते हैं उनके लिए। अनफेयर डिसमिसल के ऊपर कवानीन हो सकते हैं कि आपने बगैर किसी वजह के किसी को डिसमिस नहीं करना। रिडेंडेंसीज़ के ऊपर हो सकता है, जब एक कंपनी पॉलिसी बनाती है कि हम 500 लोगों को निकालने वाले हैं तो उसके ऊपर कुछ कवानीन आ सकते हैं। डिस्क्रिमिनेशन पे कवानीन आ सकते हैं कि आप बिला वजह किसी भी बेस पे एरिया वाइज, जेंडर वाइज या कोई भी डिस्क्रिमिनेशन अगर आप कर रहे हैं एम्प्लॉयमेंट के अंदर, उसके ऊपर कवानीन हो सकते हैं। जेंडर इक्वालिटी के ऊपर कवानीन हो सकते हैं कि जी बिजनेसेस में कम अज़ कम इतने मेल इतने फीमेल्स होंगे। तो मुख्तलिफ़ तरह के कवानीन ऐसे हो सकते हैं जो आपको देखने पड़ेंगे। अगर आप नहीं देखेंगे तो आपके खिलाफ स्ट्राइक्स हो सकती हैं, आपके खिलाफ लीगल कार्रवाइयाँ हो सकती हैं। और क्या बिजनेसेस हैं? हेल्थ एंड सेफ्टी लॉ, हेल्थ और सेफ्टी के लॉ आपको देखने पड़ सकते हैं। अगर आप फूड वगैरह के बिजनेस में हैं तो आपको देखना पड़ेगा कि हेल्थ के कौन कौन से लॉ आपने फॉलो करने हैं। अगर आप एक रेस्टोरेंट चला रहे हैं तो आपके जितने भी शेफ्स हैं उन्होंने सर पे कैप पहनी हुई हो ताकि उनके सर के बाल खाने में ना गिरें, हाथों में ग्लव्स चढ़े हुए हों। जो उनका खाना पकाने वाला एरिया उसके बाहर एक शीशा लगा हुआ हो ताकि बाहर से अगर एक कस्टमर भी देखना चाहे तो वो देख सके कि किस तरह का इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं और इनके कोई ख़राब चीज़ें तो नहीं। तो आपको हेल्थ के लॉज फॉलो करने पड़ेंगे। घी कम से कम किस स्टैंडर्ड का है, फलाना किस तरह का है, चीज़ों में एक्सपायरी डेट लगी हुई है या नहीं लगी हुई। अब कानून होते हैं, इम्प्लीमेंट उस तरह से नहीं हो रहे होते। तो वही वाली बात है, जैसे बच्चों को अभी पता लगा कि ये पॉलिसी थी आईकेप की तो काफ़ी अर्से से पॉलिसी थी। इसी तरह से फूड अथॉरिटी वाले अचानक से जोश में आए कुछ ईयर्स पहले और एक दफ़ा सबको लग समझ गई कि अगर कानून वाले कानून इम्प्लीमेंट करना चाहें तो तमाम कवानीन ऐसे बने हुए हैं जिसमें कंज्यूमर्स को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हो रहा होता है। सेफ्टी से रिलेटेड लॉज हो सकते हैं। मैं अक्सर कहता हूँ कि एक बंदा जो कि 15वीं मंजिल के ऊपर 15वीं मंजिल को बाहर से पेंट कर रहा है तो ऑब्वियसली ऐसा नहीं होगा कि एक ऐसी सीढ़ी होगी जो 15वीं मंजिल तक जा रही है जिस पे चढ़ के वो पेंट कर रहा है। उसके इर्द गिर्द सेफ्टी इक्विपमेंट्स होने चाहिए, कुछ वायर्स होनी चाहिए, कुछ चीज़ें हैं वो कनेक्ट हुआ हुआ हो और खुदा ना खास्ता उसके साथ कोई मिसहैप ना हो जाए। इस मिसहैप से बचने के लिए बहुत ज़्यादा सेफ्टी प्रिकॉशंस और मेजर्स लेने चाहिए। देन डाटा प्रोटेक्शन लॉ,
ऐसे लॉज हैं जिनको आप, अगर आप एक बिजनेस में और आप लोगों से डाटा कलेक्ट करते हैं तो आपको अवेयर होना चाहिए कि बहुत सारे डाटा प्रोटेक्शन लॉज मौजूद हैं जो बताते हैं कि आपने को किस हद तक डाटा लेना है, उस डाटा को कैसे संभाल के रखना है, उस डाटा में से कितना आप पोर्शन शेयर कर सकते हैं, कस्टमर या कंज्यूमर की कॉन्सेंट के बगैर उसका डाटा आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, आपको इसका पता होना चाहिए। साइबर लॉज अगेन इंटरनेट के ऊपर आप मुख्तलिफ तरह की, अगर आप एक बिज़नेस कर रहे हैं और आप उसमें इंटरनेट पे भी हैं और आपका कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम है तो आपको पता होना चाहिए कि व्हाट आर साइबर लॉज, कौन कौन सी चीज़ को इलेक्ट्रॉनिक क्राइम कहा जाता है और इलेक्ट्रॉनिक क्राइम से कैसे बच सकते हैं, क्या शेयर करना, क्या बात करना, किस तरह की चीज़ करना कानूनन जुर्म है, चाहे आपने वो इंटरनेट के ऊपर ही क्यों ना किया हो। फिर कंपटीशन के लॉज हैं, ये कंपटीशन को प्रमोट करते हैं, मुख्तलिफ इदारे आपस में कंपटीशन करें, कोई फिक्स प्राइस तय ना कर ले, कार्टल्स ना बना ले। बी लॉ के अंदर आपने इस तरह के सारे लॉस पढ़े हुए हैं कि कंपटीशन से रिलेटेड कि जी उल्टे सीधे मर्जर्स ना हो जाएं, डिसेप्टिव मार्केटिंग प्रैक्टिस ना हो, एक बंदा अपनी पोजीशन को अब्यूज़ ना करे, तो इसके ऊपर लॉज हो सकते हैं। मोनोपलीज के ऊपर लॉ हो सकते हैं, कंपनियों को मोनोपली बनाने से बचा दें। अगर एक कंपनी के पास बहुत ज़्यादा पावर है तो उसको उस पावर को मिसयूज़ करने से बचाएं। मोनोपली में एक बंदे के पास इतना इख्तियार होता है कि उस इख्तियार को यूज़ करके अपनी मनमानी करता है और अपने पसंद से फैसले करता है, तो मोनोपलीज़ को रोकने के लिए डिफरेंट लॉज हो सकते हैं। जी, अब अगेन मोनोपली में एक बिज़नेस है या एक दो तगड़े बिज़नेस हैं जिन्होंने मार्केट होल्ड की हुई है। कंपटीशन में हम ये चाहते हैं कि मार्केट में एक फ्री एंड फेयर कंपटीशन रहे और तमाम लोगों के पास इक्वल अपॉर्चुनिटी हो कि वो आके बिजनेस कर सकें और खेल सकें। तो कंपटीशन नॉर्मली पूरी इंडस्ट्री लेवल पे हम बात कर रहे हैं, मोनोपली में हम किसी एक दो ग्रुप्स की बात कर रहे हैं। यानी अगर आप याद करें तो जो आपने कंपटीशन का लॉ पढ़ा था उसमें अब्यूज़ ऑफ डोमिनेंट पोजीशन टाइप की चीज़ वो मोनोपली के अंदर आती है। इसमें तो ब्रेक कर देते हैं ना उसको। था अब अगेन वही वाली बात है कि अगर मोनोपली या मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन टाइप की चीज़ है तो उसके ऊपर गवर्नमेंट को परेशानी है। तो मोनोपली से रिलेटेड अलग लॉज हैं जो किसी एक या एक ग्रुप ऑफ पर्सन को एक्सप्लॉइट नहीं करने देगा। कंपटीशन के लॉज हैं वो ओवरऑल प्राइस फिक्सिंग कितनी होनी चाहिए, क्वालिटी किस तरह की होनी चाहिए, मर्जर्स नहीं होने चाहिए, इस तरह के उन सब चीज़ों पर बात करता है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इनमें से कोई भी ज़्यादा डिटेल से उन्होंने नहीं बताया, सिर्फ तारुफ कराते जा रहे हैं, तो हम भी बस इसको देखते जा रहे हैं। और कौन कौन से लॉज हैं? एंटी कलूजन लॉ रेगुलेशन, लोग आपस में इस लेवल की कलूजन का मतलब है मिल जाना, इस लेवल की कलूजन नहीं करेंगे जिससे मार्केट का इस्तेसाल हो। जैसे वारिद और मोबलिंग जिस वक्त मर्ज होने जा रहे थे तो उस टाइम पे मार्केट में अच्छा खासा लॉज बीच में सर्कुलेट कर रहे थे जो इस चीज़ को इंश्योर कर रहे थे कि ऐसा ना हो कि ये दोनों मिल जाएं और सारी नेटवर्क कंपनियां बिल्कुल ही तबाह हो जाएं, फिर ये अकेले रह जाएं, और जब ये अकेले रह जाएं तो फिर ये 40 रुपए की कॉल कर दें। तो इसलिए उन्होंने उस टाइम पे अच्छा खासा रेगुलेट किया। इनको पहले तो मर्ज होने के बारे में वो हुआ कि मर्ज होने की खबर बहुत पहले आउट कर देनी है, फिर बड़े अरसे तक मर्ज नहीं होने दिया, फिर मर्ज होने के बाद का 6 महीने तक उनका 4G आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, आपका 3G वो इस्तेमाल नहीं कर सकते। 6 महीने तक दोनों को अलग अलग नाम से ऑपरेट करने का कहा, अलग अलग जगह से, और फिर 6 महीने बाद आहिस्ता आहिस्ता इनको मर्ज होना अलाउ किया। यानी उस मर्जर को इस हद तक रोका कि मर्जर के कुछ फ़ायदे तो अचीव हों लेकिन मर्जर से जो मोनोपली जनरेट करने वाली ख्वाहिश है वो ख़त्म हो जाए। प्राइस कंट्रोल्स, गवर्नमेंट के प्राइस कंट्रोल्स पे लॉज एंड रेगुलेशंस हो सकते हैं कि इतनी प्राइस नहीं होनी चाहिए, इस तरह से होनी चाहिए, ये रेट नहीं होना चाहिए। आपने देखा होगा DCO के रेट्स जगह जगह लगे हुए होते हैं कि जी इससे ज़्यादा जो है वो पैसे पे नहीं कवर किया जाए। तो गरीब पे बस चलता है, सब्ज़ी वाले पे, फल वाले पे उसको DCA के रेट्स आके बता देते हैं। और बड़े बड़े ब्रांडेड बिजनेसेस में लोग जो है वो 400 गुना पे चीज़ बेच रहे होते हैं, उनको कोई नहीं पूछता। हम भी फिर ऐसे ही करते हैं, भाव तो करते ही फल वाले से हैं, सब्ज़ी वाले से हैं। चोर बाजारी कर रहे हो, जालिम लोग आदमी हो, 70 की क्यों दे रहे हो, 60 रुपये की दो, उससे 10 रुपये बहस कर रहे हैं और ब्रांडेड मॉल में जाके जो है वो 7,000 का जोड़ा ख़रीद लेंगे। गरीब के पास गरीब कस्टमर नहीं है, गरीब के पास भी अमीर कस्टमर आता है लेकिन उसकी जहनीत गरीबों वाली हो जाती है फ़ौरन से। वो अपनी प्राडो का शीशा खोलता है, ठंडी भाजन आपने लगता है सिर्फ प्राडो वाले बहुत ही अमीर लोग देखे हैं। प्राडो वाले लोग भी इंसान हैं और हो सकता है वो लोग भी रात 2 बजे घर जाते हुए उनको अचानक से जनानी का मैसेज आ जाए कि भाई आज अगर आम ना लाए ना तो फिर बस फिर घर से नहीं बढ़ना, फिर जो है ना मतलब ठीक है। लेकिन मैं प्राडो वाला नहीं हूँ भाई और ना मैं उतना अमीर आदमी हूँ। तो कहने का मतलब है कि आपकी ऑब्जर्वेशन थोड़ी कम है। आप देखिएगा ये रेडी वाले भी इतने हल्के रेडी वाले नहीं हैं, अब गेम बदल गई है, ठीक है। हाँ, और प्राडो वाले उतने अमीर नहीं रहे और रेडी वाले उतने गरीब नहीं रहे। तो
अब अगेन वही वाली बात है कि एक ठंडी गाड़ी जो है उसका शीशा खुलेगा, अंदर से ठंडी हवा का झोंका बाहर आएगा, और बाहर जो बैठा हुआ फल वाला है वो इस बात पे हैरान होकर देख रहा होगा कि ये बंदा 20 रुपए के ऊपर बार्गेनिंग कर रहा है, क्योंकि बस किस पे चल रहा है, उसी गरीब पे। उसी के खिलाफ कंपेन करेंगे। रमज़ान में हमने कह दिया सब ने फ्रूट महंगे कर दिए, कंपेन करो, नहीं लेना फलों को, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसी कंपेनें फिर सारे ब्रांड्स के खिलाफ भी करनी चाहिए जी। और वही बात है कि पीछे जो आड़ती होता है वो असल गेम कर रहा होता है, और हमारा गुस्सा निकलता है गरीब आदमी पे। तो ये छोटे मोटे जो बिजनेसेस हैं, अगर आपके पास कैपेसिटी है तो इनसे मत ज़्यादा भाव ताव किया करें, इनको दे दिया करें इनका हक। कल को आपने भी एक गरीब बिजनेसमैन बनना है, ठीक है, फिर आहिस्ता आहिस्ता आपने भी ऊपर जाना है ना। तो मतलब अपने भाई बंद का तो एहतराम करें, वो फिर आपसे बेहतर है, वो बिजनेस कर रहा है। खैर, सेल ऑफ गुड्स लेजिस्लेशन, सेल ऑफ गुड्स से रिलेटेड कवानीन हो सकते हैं जो डिफाइन कर सकते हैं कि ओनरशिप के क्या रूल हैं, गुड्स की डिस्क्रिप्शन के क्या रूल्स हो सकते हैं, क्वालिटी से रिलेटेड क्या रूल्स हो सकते हैं, फिर कॉपीराइट्स, पेटेंट, लाइसेंसेस से रिलेटेड रूल्स हो सकते हैं। कॉपीराइट्स नॉर्मली किताबों के अंदर वर्ड इस्तेमाल होता है, पेटेंट्स नॉर्मली दवाइयों के अंदर या ऐसी चीज़ें जिनका कोई फार्मूला होता है वहाँ इस्तेमाल होता है। लाइसेंस नॉर्मली कोई राइट होता है कि किसी चीज़ को आप यूज़ करने का राइट रखते हैं, या किसी एक खास इलाके में बिजनेस करने का आपके पास इख्तियार है या नहीं। तो ऐसे लॉज हो सकते हैं जो एक बंदे का अगर कॉपीराइट है किसी चीज़ के ऊपर तो उसका कॉपीराइट किसी और को इस्तेमाल ना करने दे। एक बंदे ने एक अच्छा वीडियो कंटेंट बनाया है, अपनी एक वीलॉग बनाया है, तो उसका वही वाला वीडियो कंटेंट कोई दूसरा अपने चैनल पे अपलोड कर दे तो उसके खिलाफ कार्रवाइयाँ हो सकती हैं, इस पर कानून साजी होती है। आपके ज़माने की आपको एग्जांपल अगर मैं कहूँ ना, एक बंदे की किताब चोरी हो जाए आपको दुख ही नहीं होगा, आपको क्या पता किताब पे कितनी तकलीफ लगती है। लेकिन आपको मैं कहूँगा किसी का वीलॉग चोरी हो जाए तो आप कहेंगे हाँ हाँ वीलॉग तो बड़ी मेहनत से बनता है। तो वीलॉग या इस तरह की चीज़ें, उस पर कॉपीराइट्स वगैरह। पेटेंट्स नॉर्मली दवाइयों वगैरह पे होते हैं कि आप एक चीज़ बनाई, आप उसका फार्मूला रजिस्टर करा लेते हैं, उस फार्मूले को सिर्फ आप यूज़ कर सकते हैं, कोई और यूज़ नहीं कर सकता। लाइसेंस किसी चीज़ जगह को इस्तेमाल करने का या किसी चीज़ को इस्तेमाल करने का। तो डिफरेंट तरह की ये लीगल चीज़ें हैं जो आपने देखनी होती हैं। अब ऐसे में बिज़नेस ने जब ये डिसाइड करना होता है कि मैं बिज़नेस करूं या ना करूं या कहाँ करूं, तो वो ये देखते हैं कि मेरी गवर्नमेंट मुझे ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस कितना दे रही है। अगर पाकिस्तान में मौजूद एक बंदा सोच रहा है कि वो दुबई में इन्वेस्ट करे या ना करे, वो सऊदी में इन्वेस्ट करे या ना करे, वो यूके में इन्वेस्ट करे या ना करे, वो वहाँ बिज़नेस शुरू करे या ना करे, तो वो देखेगा कि वहाँ ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस कितना है। ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस का मतलब है कि एक मुल्क की गवर्नमेंट आने वाले लोगों को कितना फैसिलिटेट करती है। अगर उनके लिए लाइसेंस लेना आसान हो, अगर उनके लिए एक ख़ास तरीके से काम करना आसान हो, अगर उनके लिए पैसा निकालना आसान हो, पैसे को ट्रांसफ़र करना आसान हो, तो हम कहेंगे कि ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस बेहतर है। और अगर उनको तकलीफ़ दी जा रही हो, उनको बहुत ज़्यादा रुकावटें हों, जैसे पाकिस्तान के अंदर फॉरेक्स की इतनी मुश्किल रेगुलेशंस हैं कि बाहर वाले यहाँ बिज़नेस करते हुए आवाज़ार हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ से डॉलर बाहर निकालना तकरीबन नामुमकिन है अगर वो कवानीन को फॉलो करें, जिसकी वजह से फिर वो गलत तरीके की तरफ जाते हैं। तो ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी रिक्वायर करते हैं कि ऐसा सेंसिबल लीगल सिस्टम जो लोगों को आज़ादी दे, लोगों को एक ऐसा मौका दे जहां वो अपना बिज़नेस सही तरीके से कर सकें, डेवलप कर सकें। एक बिज़नेस मैनेजर एग्जामिन करेगा इन फैक्टर्स को कि ओवरऑल इकॉनमी क्या है, इन्वायरमेंट क्या है, फाइनेंशियल सिस्टम क्या है, मार्केट साइज़ क्या है, कानून क्या है, और जो लॉ फोर्स है, जो कानून से रिलेटेड जो अमल दरामद कराने वाले इदारे हैं वो कितने मजबूत हैं। भाई कानून है आपने 10 लाइसेंस लेने हैं और असल में पता लगा आपने कोई लाइसेंस नहीं लेना। क्यों? क्योंकि लाइसेंस लेने पे ख्वारी थी 1-1.5 महीने की और उसमें आपका लाख रुपया लग जाता। आप बगैर लाइसेंस लिए अपना दुकान डाल के बैठ गए, आपके पास महीने 2 महीने बाद एक बंदा आएगा, आपने गैर कानूनी हरकत की है, आप कहेंगे और बैठ के चाय पीते हैं, तो चाय पीते हुए कहेंगे हाँ जी हमें पता हमने गलत हरकत की है, बताएं क्या हो सकता है, क्या खिदमत की जा सकती है। वो कहेगा जी मुझे 10,000 दे दें, मसला ख़त्म। आप कहेंगे देखो 10,000 बहुत ज़्यादा है, पीछे जो बंदा था वो 2,000 रुपये लेता था, कोई मुनासिब बात करो। उसने कहा 5,000, आपने कहा नहीं 5 ज़्यादा है, 2,500 और हफ्ते में 2 चाय। उसने कहा नहीं हफ्ते में 5 चाय और 3,000। तो फिर गल मुक जाएगी कि 2,700 रुपये आपने उसको महीने देना है और उसको हर चौथे दिन एक चाय का कप देना है। ख़त्म हो गया। कौन से लॉज, कौन से रेगुलेशंस, क्योंकि लॉ रेगुलेशन मुल्क के थे, मुल्क की कानून साज इदारों ने बनाए थे, बट उन इदारों ने जिस बंदे को भेजना है चेक करने के लिए कि कानून फॉलो हो रहा है नहीं हो रहा, वो तो आगे चाय पी के जा रहा है। तो यहाँ पे काम ख़राब होता है।
यहाँ पे फिर लॉ अपना असर खो देता है जब उसकी इम्प्लीमेंटेशन सही नहीं होती। तो इसलिए ये चीज़ ज़रूरी है कि लॉ क्या है, लॉ किस तरह से काम करता है, आपकी लेबर फोर्स किस तरह की है, और लॉ बनाने वाले कितने मजबूत हैं और लॉ इम्प्लीमेंट करने वाले कितने मजबूत हैं। देन अगेन ईज़ ऑफ डूइंग इंडेक्स होता है, हर मुल्क का अपना एक इंडेक्स होता है जिसमें वो देखते हैं कि हमारे यहाँ हम लोगों को किस हद तक फैसिलिटेट करते हैं। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में अगर कोई भी बाहर से आएगा और वो बिज़नेस करेगा तो वो जितना भी पैसा है वो पाकिस्तान में कमाए, उसने पाकिस्तान में किसी को शेयर नहीं करना। लेकिन आप सऊदीया में जाके बिज़नेस करें, आप सऊदीया के रेजिडेंट किसी बंदे के साथ पार्टनरशिप कर सकते हैं और उसी के नाम पे बिज़नेस रजिस्टर होगा, उसी के नाम पे एसेट्स लिए जाएंगे, उसी के नाम पे बैंक अकाउंट होगा, बैंक अकाउंट का सिग्नेटरी भी वही होगा, और वो आपसे फिर कहेगा कि बिज़नेस में 50% का शराकतदार। आप कहेंगे तुम्हारी तरफ से मुझे क्या सर्विस मिलेगी, कहेगा नाम। सारा काम आप करेंगे और अपने काम में मेहनत करते करते उस सऊदी को आप पैसे देते रहेंगे, क्योंकि कानून ऐसा है कि वो अपने मुल्क के लोगों को इतना प्रमोट कर रहे हैं कि बाहर वाला बंदा उनके मुल्क के बंदे के बगैर काम ही नहीं कर सकता। एंड पे वो एक टाइम पे आपको लूट लाट के खा जाएगा और आप जो है वो रोते रोते अपने मुल्क वापस आएंगे और कहेंगे अच्छा वाला पाकिस्तान अच्छा था, मैं पता नहीं किसके कहने पे दूसरे मुल्क चला गया। लेकिन अगर कोई मुल्क में इस तरह की तकलीफ़ ना हो, जैसे दुबई ने अब काफ़ी हद तक इस चीज़ को ख़त्म कर दी है, अब वहाँ पर लोग बड़ा कम्फर्टेबली जाके डेवलप हो रहे हैं। अब आप ये देखें कि दुबई, कतर, इन लोगों ने जैसे ही ये रिस्ट्रिक्शन ख़त्म की हैं, ये दुनिया के हब बन गए हैं। अब दुनिया की एक से एक बड़ी कंपनी का दुबई में ऑफिस है, क्योंकि दुबई में उन्होंने कहा आओ करो बिज़नेस। वो ये कहते हैं कि आप दुबई में अगर एक प्रॉपर्टी ले लेते हैं तो 10 साल का हम आपको गोल्ड वीज़ा देंगे, 10 साल तक का आपको वहाँ का रिहाइश का वीज़ा मिल जाएगा, आप जितने मर्जी चक्कर लगाएं वहाँ पे, आप वहाँ पे रहें, जस्ट अगर आप वहाँ पे प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें। यानी कि वो फॉरेक्स को अट्रैक्ट करने के लिए इस तरह की रेगुलेशन दे रहे हैं। और हम ये कह रहे हैं कि जो पाकिस्तान में आके इन्वेस्ट करेगा, जो पाकिस्तान में काम करेगा, उसकी पूरी पार्टी तबाह कर देंगे। उसके लोग बेचारे जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंसें कर करके जो है तंग आके कानों को हाथ लगा लगा के छोड़ छोड़ के भागेंगे। 5% और जो पाकिस्तान से बाहर जाके रहना शुरू हो जाए वो हमारे लिए मोहतरम। क्या करते हैं आप? एक अच्छा खान मिला था आपको, आपने क्या किया उसके साथ? बेचारा खान। चलें जी, हो गया ना, लेवल हो गया। मैंने 1-2 दिन पहले कोई बुरी बात भी कर दी थी, अभी बहुत रहता है। असल में बुराइयाँ इतनी है ना, मैं किस हद तक नॉक ऑफ करूँ। वो एक दफ़ा एक टॉक शो में ना वो नून लीग वाला एक बंदा बैठा हुआ, उसने कहा कि जी, वो नून लीग और पीटीआई बैठे, उसने कहा जी मैं एक चीज़ तो मैं मानता हूँ, हम सारी नून लीग भी चाहे ना तो पीटीआई के काम में गलती निकाल ही नहीं सकते। सारे बड़े हैरान हो गए। उन्होंने कहा 1 मिनट, आपने पीटीआई बोला नून लीग? उसने कहा हाँ, हम सारे नून लीग वाले जितनी मर्जी कोशिश कर लें, हम पीटीआई के काम में तनकीद कर ही नहीं सकते, कोई खामी ही नहीं निकाल सकते। क्योंकि जिस दिन ये काम करना शुरू करेंगे उस दिन के बाद से हम इनके काम को देखेंगे ना। अभी जब इन्होंने काम ही नहीं किया तो हमारी काम में खामी निकलेगी ना। ये कहेंगे इस प्रोजेक्ट में मसला है, उस प्रोजेक्ट में मसला है, तो जब ये काम करेंगे तो उसके बाद हमें खामियां मिलेंगी। तो वो आप यही कह रहे हैं ना कि बुराई ज़्यादा कर दी, अच्छाई कम कर दी। तो मैं जितना भी कोशिश करूँ, मैं एक ख़ास लेवल तक, एक तो आपके जज्बात भी बहुत ज़्यादा है ना, ये सोशल फैक्टर में हम देखेंगे। जो आपके जज्बात है ना, ये सोशल फैक्टर है, ये अभी लीगल फैक्टर में नहीं, लीगल फैक्टर में मेरे जज्बात। 10 इंडिकेटर्स हैं जिसकी बेस पे ये रैंकिंग होती है। बिज़नेस स्टार्ट करना कितना आसान है। कुछ मुल्कों में बिज़नेस करना तो बहुत आसान है, लेकिन स्टार्ट करने के लिए 2 साल लग जाएंगे। ये लाइसेंस, वो लाइसेंस, ये परमिशन, वो परमिशन, बंदा तंग आके कहता है रहने देता हूँ, अपनी मुल्क में कर लेता हूँ। क्रेडिट लेने, कंस्ट्रक्शन का परमिट, इलेक्ट्रिसिटी, प्रॉपर्टी रजिस्टर कराना, माइनॉरिटी इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करना, इंसॉल्वेंसी के डिस्प्यूट रिजॉल्व करना, कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करना, अक्रॉस बॉर्डर्स जो ट्रेडिंग होना, और टैक्सेस। ये चंद पैरामीटर्स हैं जिनकी बेस पे हम सारे मुल्कों को जज करते हैं और फिर इंडेक्स बनाते हैं कि इस मुल्क का ईज़ ऑफ डूइंग इंडेक्स इस जगह पे, इस मुल्क का ईज़ ऑफ डूइंग इंडेक्स इस जगह पे। ये कहते कहते किताब जज्बाती हो के पाकिस्तान की ईज़ ऑफ डूइंग इंडेक्स के ऊपर डिस्कशन करना शुरू हो गई, और गालबन इस दफ़ा किसी ने वो पढ़ा और उसने कहा यार ये क्या बात लिखी हुई है, उड़ाओ इसे। तो वो जो नीचे वाला पैराग्राफ है वो पाकिस्तान के अंदर की बात है जिसको उन्होंने उड़ा दिया। इसी तरह से चैप्टर 2 में पाकिस्तान के बैलेंस ऑफ पेमेंट की जो डिस्कशन है वो शायद किसी को बुरी लगी, वो उन्होंने इस दफ़ा उड़ा दी है। तो लीगल सिस्टम के ऊपर हम देख रहे थे। मैं एक दफ़ा आपको दोबारा याद कराता चलूँ कि ये एक क्रैश कोर्स है। तो मैंने कहा था मैं बीच बीच में रुक के आपको कहूँगा, मुझे लगा कि एक आध सवाल है तो चलो बीच में ले लें, ज़्यादा बुरा ना लगे। लेकिन अब पूरा लीगल ख़त्म हो गया, कोई कन्फ्यूजन, कोई सवाल। जी, जिन मुल्कों में अच्छी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती वहाँ बिज़नेस करना आसान होता है, लेकिन चूँकि अच्छी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती तो फिर चोर उचक्कों को रोकने के भी ऊपर कानून साजी नहीं होती, फिर डाके भी बहुत होते हैं।
तो फिर ऐसे मुल्क में बिज़नेस करने का फ़ायदा ये है कि बिज़नेस रजिस्टर करना आसान है, चलाना आसान है, लेकिन फिर डकैती होना भी आसान है, चोरी होना भी आसान है, आपके साथ फ्रॉड होना भी आसान है और आपको अपने राइट्स भी नहीं मिलेंगे। तो ये दो नॉक ऑफ है कि अगर आपको एक गलत चीज़ ने फेवर दिया है तो उस गलत चीज़ के जो ताबकारी असरात हैं। तो ऐसा मुल्क जिसमें ज़्यादा कानून नहीं है और आप बिज़नेस करना चाहते हैं तो फिर आपको पावरफुल होना पड़ेगा, ठीक है। पावरफुल होंगे तो काम चलेगा। जिस मुल्क में ज़्यादा रेगुलेशन है वहाँ आपका बिज़नेस अच्छा चलेगा, लेकिन आपको एक दफ़ा तकलीफ़ से ज़रूर गुजरना पड़ेगा उस सारे को रजिस्टर कराते वक्त। जी, लीगल से रिलेटेड जी वाली बात थी। डन। अब चलते हैं हम सोशल की तरफ। सोशल मतलब समाज, लोग, हैबिट्स, उनके थिंकिंग पैटर्न, उनके सोचने के पैटर्न। होता ये है कि हर बिज़नेस अपने इर्द गिर्द के लोगों की साइकी को ज़रूर देखता है, उस साइकी को ऑब्ज़र्व करता है और उसके मुताबिक अपने बिज़नेस बनाता है। अगर मार्केट में ट्रेंड चल रहा है फ़ास्ट फूड का और आप एक नया बिज़नेस ओपन कर रहे हैं और आप एक स्लो फूड का बिज़नेस ओपन कर रहे हो, एक ऐसा बिज़नेस जिसके अंदर आप फास्ट फूड नहीं बना रहे, आप एक ऐसी चीज़ बना रहे हैं कि लोग पहले आएंगे, बैठेंगे, कोई सवा घंटा इंतज़ार करेंगे, फिर आप उनको खाना सर्व करेंगे, तो नया बिज़नेस शायद ना चले। अगर 90% पॉपुलेशन चाहती है हम आएँ, 2 मिनट में चीज़ मिले, खाएं और निकल जाएं। शावरमा बहुत पॉपुलर हो जाएगा, बर्गर बहुत पॉपुलर हो जाएगा। तो आपको हर बिज़नेस को अपने इर्द गिर्द का जो समाज है, उसकी जो सोच है, उसके जो कल्चर्स हैं, उसके जो ट्रेडिशंस हैं, उनको समझना होगा। नॉर्मली हम बात करते हैं कि सोशल फैक्टर्स का मतलब है जब आप हैबिट्स, टेस्ट, वैल्यूज़, प्रेफरेंसेस की बात करते हैं। फिर एक ओवरऑल कल्चरल फैक्टर होते हैं कि उस इलाके का कल्चर कैसा है, उस मुल्क में या उस इलाके में लोगों के रवायात कैसे हैं, वहाँ पे चीज़ें किस तरह से चलती हैं। देन डेमोग्राफिक फैक्टर। डेमोग्राफिक फैक्टर्स, आप अपने इर्द गिर्द की डेमोग्राफी देखेंगे कि आपकी पॉपुलेशन में बड़े कितने हैं, छोटे कितने हैं। भाई मैं अगर एक फ़ेसबुक पे ऐड चलाऊंगा अपने कॉलेज का, तो मैं उसमें फॉर ऑल पब्लिक नहीं चलाऊंगा, मैं उसमें एज रिस्ट्रिक्ट करके चलाऊंगा कि इस एज से लेके इस एज के लोगों को नज़र आना चाहिए ऐड। अगर मैं पीआरसी का ऐड चला रहा हूँ तो आइडियली वो नज़र आना चाहिए एफएससी के आसपास के लोगों को। तो शायद मैं ये एज ब्रैकेट रख दूँ कि 16 साल से 18 साल के लोगों को मेरा ऐड नज़र आए। अगर मुझे नहीं पता कि मेरी पॉपुलेशन कौन सी है तो फिर तो मैं 100% पॉपुलेशन पे काम करता रह जाऊंगा। तो आपको अपनी पॉपुलेशन की डेमोग्राफी समझनी होगी। पॉपुलेशन कितनी है, कितने टुकड़ों में डिवाइड हुई है, उसके क्या जज्बात हैं, उनके क्या एहसासात हैं। अगर आप अपनी पॉपुलेशन को समझेंगे तो आप अच्छा काम कर सकेंगे। आप गौर से देखें तो खान साहब ने भी ऐसे ही किया था, पॉपुलेशन को समझा। और समझा ये कि जो पुराने हैं वो काफ़ी पुराने होते जा रहे हैं, दरमियान में एक बहुत बड़ी जनरेशन है जो कि यंग लोग हैं और एनर्जेटिक हैं, जज्बाती हैं और सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं, और फिर कुछ बिगनर्स हैं, नीचे छोटे बच्चे हैं। तो उसने कहा ठीक है, ये दरमियान वाली नस्ल को मैं ट्रेन कर दूं, ये नस्ल नीचे वाली नस्ल को खुद ही ट्रेन कर देगी। और चूंकि सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं और जो बड़े हैं, मैच्योर लोग हैं, वो सोशल मीडिया को इतना इस्तेमाल नहीं करते, तो उसने सारी कंपेन सोशल मीडिया पे की और इतनी अच्छी कंपेन की कि आज नून लीग, पीपल्स पार्टी, ये लोग जितनी मर्जी भी कोशिश कर लें, जो मर्जी अपने प्रोजेक्ट्स दिखा दें, समहाउ अवाम के दिल में उनके लिए नफ़रत और इमरान खान के लिए मोहब्बत आ चुकी है। दैट इज़ द स्ट्रैटेजी कि उसने पॉपुलेशन को समझा कि पॉपुलेशन में हैं कौन लोग। फिर उसने देखा वोटर्स की क्या कैलकुलेशन है। अगली गेम जिस तरफ उसे नहीं जाने दिया गया, वो उसने देखा कि बाहर बैठे लोग, जो बाहर बैठे हैं उनको सिर्फ व्हाट्सएप पे नज़र आता है कि पाकिस्तान कैसा चल रहा है, उनको फेसबुक से पता लगता है पाकिस्तान कैसा चल रहा है, और वो इस चीज़ पर खुश हैं कि जितने पैसे भेजते थे वो बढ़ गए, तो वो तो बड़े हैप्पी हैं। तो अगर उन लाखों लोगों को वोट करने की पावर मिल जाए, 40 लाख प्लस लोगों को वोट करने की पावर मिल जाए, तो वो तो ट्रेंड ही बदल देंगे। ऊपर से वो ऑनलाइन वोट करेंगे, सब ने वोट करना है, वो सब जोश में भी हैं। और वो जिन मुल्कों में बैठे हैं वहाँ एथिक्स भी बहुत सिखाए जाते हैं, उन मुल्कों में बैठ के उनको ये बातें समझ भी आती हैं, और उनको उतनी दूर जाके कोई कीमे वाले नान भी नहीं खिला सकेगा। तो अगेन तो अगली गेम यही थी जिससे नून लीग वाले परेशान हो गए। उन्होंने कहा ये ऑप्शन मिल गई तो बस फिर तो हमारा पत्ता बिल्कुल साफ़ है। तो दिस इज़ द गेम कि सम टाइम आप अपनी पॉपुलेशन को समझते हैं कि पॉपुलेशन क्या है, किस हद तक आ रहे हैं। अगर आपको पॉपुलेशन के डायनामिक्स नहीं पता तो आप एक अच्छा बिजनेस डिसीजन नहीं ले सकेंगे, आप उसको कवर नहीं कर सकेंगे। अब इसमें छोटे छोटे से डिफरेंट फैक्टर्स हैं, इन पर हम बात करेंगे। एटीट्यूड और लाइफस्टाइल। कंज्यूमर्स और कस्टमर्स के जो एटीट्यूड्स हैं, जो उनके लाइफस्टाइल हैं, ये बिज़नेस को बड़ा इम्पैक्ट करते हैं।
अगर आपकी पॉपुलेशन में लोग ज़्यादा पैसे पे कर सकते हैं तो आप अपनी कुछ प्रीमियम प्रोडक्ट्स भी लॉन्च करेंगे उन अमीरों के लिए जो उस चीज़ को पे कर सकते हैं। और अगर ज़्यादातर लोग गरीब हैं तो फिर आप एक ख़ास लेवल से ऊपर नहीं जा सकते। आप ये देखें कि एजुकेशन सेक्टर में छोटे से छोटे स्कूल की फ़ीस भी कहाँ से कहाँ चली गई है, बट सीए के अंदर आने वाले 80% से ज़्यादा लोग मिडिल या लोअर मिडिल क्लास से होते हैं, बहुत ज़्यादा ऊपर के लेवल से नहीं होते। तो उनकी एक अफोर्डिंग रेंज होती है। तो कॉलेजेस जितना मर्ज़ी खर्चा कर रहे हों, जितना मर्ज़ी उनके ओवरहेड्स हों, जितना मर्ज़ी अच्छी क्वालिटी दे रहे हों, एक ख़ास लेवल से ऊपर फ़ीस नहीं जा पाई 25-30 साल से। जस्ट बिकॉज कि अगर बिज़नेस नहीं समझेगा कि मेरे पास आने वाले कौन से लोग हैं और हम कह दें जी 70,000 रुपये का एक पेपर है, तो कोई भी नहीं पढ़ेगा। ये चंद अमीर लोग पढ़ लेंगे और बाकी लोग उसको नहीं पढ़ पाएंगे। तो ये देखना बड़ा ज़रूरी है कि लाइफस्टाइल क्या है जो लोग आपके साथ हैं। फिर कल्चर्स को समझना बड़ा ज़रूरी है। अब अगर आप एक ऐसा इवेंट करें या आप एक ऐसा काम करें जो आपके कल्चर के अगेंस्ट हो, आप जो है वो लोगों से कहें कि हम स्पेशल डिस्काउंट्स दे रहे हैं, किस पे जी? क्रिसमस पे, और ईद पे आप खामोशी से गुजर गए हो, तो लोग ऑफेंड होंगे। मेजॉरिटी ऑफ द केस में वो लोग जो कि मेजॉरिटी में हैं वो कहेंगे यार ये कैसा बिजनेस है, ये क्रिसमस पे डिस्काउंट देता है, ईद पे डिस्काउंट नहीं देता। तो लोग ऑफेंड होंगे, लोगों को तकलीफ़ पहुंचेगी जब आपने उनके मज़हबी अफकार की परवाह नहीं की, जब आपने उनके सेंटिमेंट्स की परवाह नहीं की। तो आपको अपने कल्चर को समझना होगा कि आपके कल्चर में किस किस्म का ऐड दिया जा सकता है, किस किस्म का ऐड नहीं दिया जा सकता। आपके कल्चर में जो फैमिली की एफिलिएशन है वो बहुत ज़्यादा है, तो आधे से ज़्यादा ऐड जो है वो फैमिली बैठी हुई आपस में बातें कर रही है और उसके ऊपर बने हुए होते हैं। तो आपको ये समझना होगा कि क्या है, जिस तरह से हम कहते हैं कि जी यूरोप में जॉइंट फैमिलीज़ नहीं है जितना पाकिस्तान में है। टी मैन्युफैक्चरर पाकिस्तान में बेहतर बिजनेस करेगा, यूएस में नहीं करेगा, वो कॉफ़ी लवर है। पाकिस्तान के कल्चर में चाय बहुत ज़्यादा है। हम जिन अंग्रेज़ों के गुलाम हैं वो हमें चाय से खा गए, वो जो दूसरे वाले अंग्रेज़ हैं वो कॉफ़ी पीते हैं। अभी हम उनके गुलाम बनेंगे, वो तो खान साहब ने बचा लिया, नहीं तो हम तो उनके गुलाम बनने वाले थे। पाकिस्तान में आप टिक्का पिज़्ज़ा, बलोची पिज़्ज़ा, सीख कबाब पिज़्ज़ा, ये सारे फ्लेवर आप देखेंगे जो आपको कहीं दुनिया के किसी कोने में इस तरह की वेरिएशन नज़र नहीं आएगी। तो कल्चर को समझना और उसके मुताबिक अडॉप्ट करना बड़ा ज़रूरी है। रिलीजन को समझना बड़ा ज़रूरी है। मैकडोनल्ड अगर पाकिस्तान में छुपकली बर्गर बेचे जो वो चाइना में बेचता है, या इंडिया में बीफ बर्गर बेचे, प्योर इंडियन सेंटर्स में जाके जहाँ पे बहुत ज़्यादा हिंदू हैं वहाँ पे अगर आप गाय का गोश्त उन्हें खिलाने की कोशिश करें, ऑफेंड होंगे, वो आपकी बिज़नेस जला देंगे। सेम गोज़ विद पाकिस्तान में, वही बात है कि पाकिस्तान में जो है वो अगर पिग फैट खिला दिया जाए तो लोग उसी तरह से जला देंगे उसको। तो ये समझना ज़रूरी है कि भाई आपके इर्द गिर्द कल्चर क्या है, आपके इर्द गिर्द सोसाइटी क्या है, आपके इर्द गिर्द लोग जो हैं उनका रहन सहन सोच क्या चीज़ें हैं। बिज़नेस को ये समझना है। वैल्यूज़ और एथिक्स, वैल्यूज़ और एथिक्स बिज़नेस को ये समझना है कि हमारे इर्द गिर्द क्या चीज़ें चल रही हैं, क्या सोच है, लोगों के क्या अक़दार हैं, लोग किस तरह की बातें करते हैं। अगर एक बिज़नेस को ये पता है कि उसके इर्द गिर्द का माशरा बहुत तहज़ीब वाला है, इर्द गिर्द का माशरा बहुत अच्छा है और नेक लोग उसमें बहुत ज़्यादा हैं, तो आपने ऐसी एडवर्टाइजमेंट नहीं करनी जिससे उनको तकलीफ़ पहुँचे। आपने उनके एथिकल स्टांस की हिफाजत करनी है। फिर आपको ये समझना होगा, अगर आप एक मुल्क में डील कर रहे हैं तो समझना होगा यहाँ के लोग कितने एथिकल हैं। अगर बहुत एथिकल हैं तो आप बिज़नेस डील और तरह से करेंगे, और अगर बहुत ज़्यादा चोर हो चुके हैं तो आप डील करते हुए 4 चीज़ें लिख के करेंगे, 5 जगह गारंटियाँ लेंगे, 6 तरह की सिक्योरिटियाँ ले लेंगे। तो आपको ये समझना ज़रूरी है कि ओवरऑल आपके इर्द गिर्द जो है वो वैल्यूज़ और एथिक्स किस तरह की हैं, लोगों में ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, ट्रस्टवर्दीनेस, लॉयल्टी, ये सारी चीज़ें कितनी हैं। अगर मैं एम्प्लॉइज़ को हायर कर रहा हूँ और मुझे पता ही नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा लॉयल हैं या ये तो डिसऑनेस्ट हैं, तो फिर तो मेरा बिज़नेस तबाह हो जाएगा। तो आपको अपने बिज़नेस के अंदर और बिज़नेस के बाहर लोगों का पता होना चाहिए। जितना अच्छा आपको पता होगा अपनी सोसाइटी का, आप उतने अच्छे बिज़नेस कर सकेंगे। देन डेमोग्राफी और एज ग्रुप्स का आपको पता होना चाहिए। डेमोग्राफी के अंदर काफ़ी चीज़ें आती हैं जिसमें एज ग्रुप, डेमोग्राफी किसे कहते हैं? डेमोग्राफी कहते हैं पॉपुलेशन के डिफरेंट फीचर्स को। आपकी पॉपुलेशन में बड़े कितने हैं, दरमियाने कितने हैं, छोटे कितने हैं। आपकी पॉपुलेशन में मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं। आपकी पॉपुलेशन में पढ़ने वाले कितने हैं, कम पढ़ने वाले कितने हैं। आपकी पॉपुलेशन में गांव में रहने वाले कितने हैं, शहरों में रहने वाले कितने हैं। आपकी पॉपुलेशन में सैलरीड कितने हैं, नॉन सैलरीड कितने हैं। अपना बिजनेस करने वाले कितने हैं, घर बैठने वाले कितने हैं। पॉपुलेशन के डेमोग्राफी पता होनी चाहिए। डेमोग्राफी समझ आई? पॉपुलेशन के छोटे छोटे से फैक्टर्स जिसमें
को तोड़ देते हैं। जैसे मैंने कहा ना कि खान साहब ने वोटर्स को समझा, वोटर की डेमोग्राफिक एनालिसिस किया कि वोटर किस किस एज के हैं, किस किस ख्वाहिश के हैं। तो जिस एज के वोटर उन्हें ज़्यादा नज़र आए और उस एज के वोटर की वो ख्वाहिश उन्हें नज़र आएगी, जो सोशल मीडिया वाले हैं उन्होंने फिर बड़ों पे काम ही नहीं किया। उन्होंने कहा ये बड़ों ने तो मरमरा जाना है, ये बच्चे हैं इन पे काम करेंगे, ठीक है। तो दरमियानी एज के लोगों पे काम किया। और अब वही बात है कि अगर खान साहब सर्वाइव करते रहते हैं तो अगले 20-25 साल तक उन्होंने चलते रहना है, अगर सर्वाइव करते रहते हैं हर तरह से, क्योंकि दरमियान वाली एज के लोग मोहब्बत करते हैं और नए बच्चे उनको तो जो कंटेंट मिलता है, उनको कौन अच्छा है कौन बुरा है वो कौन बताता है? सोशल मीडिया। उनको व्हाट्सएप की वीडियो से पता लगता है, उनको फेसबुक की वीडियो से पता लगता है, उनको रील देख के, इंस्टाग्राम देख के पता लगता है कि कौन अच्छा और कौन बुरा। ये कंटेंट क्रिएट करना पीटीआई की टीम बहुत अच्छे तरीके से जानती है। अब नून लीग वालों ने कोशिश की है लेकिन वो उसके पास भी नहीं पहुँचे। कितनी अजीब सी बात है कि बना बनाया ग्राफिक आ जाता है सामने जिसमें ऐसा खूबसूरत उर्दू में लिखा होता है, एक बड़ी प्यारा सा कंटेंट बना हुआ होता है। इधर हम पोस्ट करें ऐसी फीकी सी पोस्ट होती है, क्रैश कोर्स स्टार्टिंग फ्रॉम दिस डेट और वो फलाना सा करके ना, वो काले से रंग में 4-5 चीज़ें भर के हम कहेंगे अच्छा भाई सर से उतारो इन्फॉर्मेशन देनी है। तो मतलब एकदम से इतनी खूबसूरत बनी बनाई तस्वीर, मतलब कोई एक बंदा, मतलब आप में से कोई बंदा बैठ के बनाता होगा कोई इतनी प्यारी तस्वीर कि मैं इसको सोशल मीडिया पे डालूं। तो कुछ लोग हैं जो तस्वीरें बना बना के आपको फेंकी जा रहे हैं और आप सवाब समझ समझ के आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं। तो इतनी बनी बनाई प्यारी तस्वीर आपको पूरे कैप्शन के साथ, पूरे डिज़ाइन के साथ कि देखा मैं ना कहता था कि ये ऐसे होगा, और जनाब वो पुराना इवेंट नया इवेंट वीडियो की कटिंग्स, आपको पूरा डाटा ऑर्गेनाइज होके मिलता है और आप उसको बड़े आराम से फॉरवर्ड कर देते हैं। कोई खूबसूरत तरीके से आपको इस्तेमाल करते और आप इस्तेमाल हो जाते हैं। आप नहीं मानते थे, फिर 9 मई पे आके आपको एहसास हुआ कि आप बहुत खूबसूरत तरीके से इस्तेमाल हो जाते हैं और बाद में वो मानते भी नहीं और आप भी कहते हैं हाँ ठीक है लीडर ने कहा तो सही है, उसका कसूर नहीं होगा, मैंने ही गलत समझा होगा वीडियो देख के कि मुझे जंग के लिए निकलना है। वो जंग तो बाद में होनी थी, जब इंडिया के खिलाफ जंग होनी थी तब निकलना था। लीडर ने वो कहा था, मैं पाकिस्तान के खिलाफ जंग में निकल पड़ा। तो डेमोग्राफी को समझना बड़ा ज़रूरी है आज के बिज़नेस को। इसमें एज ग्रुप बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि आपकी पॉपुलेशन की जो सबसे बड़ी डेमोग्राफी है वो कौन सी एज से ताल्लुक़ रखते हैं। किताब ने कुछ एजेस का जिक्र किया कि 2000 के बाद जो लोग पैदा हुए हैं वो मिलीनियल्स कहलाते हैं। ये टेक्नोलॉजी से काफ़ी ज़्यादा दोस्त हैं, इन्होंने जो है वो ज़्यादातर यूज़ ही स्मार्टफोन्स किए हैं, इन्होंने हर वक्त इंटरनेट यूज़ किया है। जो 1965 से 1980 के दरमियान है वो किस तरह के लोग हैं, जो उससे पुराने लोग हैं वो किस तरह के हैं। पुराने लोग मेहनती होते थे और बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं करते थे, नए लोग टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं और मेहनती बिल्कुल भी नहीं है। पुराने लोगों के पास कम ऑप्शंस होती थी, नए लोगों के पास ज़्यादा ऑप्शंस हैं। तो पुराने लोग कम ऑप्शंस की वजह से ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे थे, नए लोग बुरी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। पुराने लोग मुतमईन थे, नए लोग मुतमईन नहीं हैं। तो अच्छी बात है, बिज़नेस एक्साइटेड होगा, कहेगा नए लोग मुतमईन नहीं है एसी ख़रीदेंगे। पुराने तो पागल लोग हैं, वो गर्मी में बैठे होंगे, आपके वालिदैन जो है ना वो अब शदीद गर्मी होगी, आप जाके कहेंगे एसी चला लें, कहेंगे बेटा देखो पंखा इतनी अच्छी ठंडी हवा तो देता है। कहेंगे यार कौन लोग हैं ये, कहाँ से आए हैं, मतलब इनको गर्मी नहीं लग रही। उनको वाकई नहीं लग रही होगी गर्मी, क्योंकि वो उस चीज़ के आदी हैं। और जो नई जनरेशन है उसको एसी चाहिए, ठंडक चाहिए, उसको मोटरसाइकिल चाहिए। मुझे याद है सी इंटर में हमारी क्लास ख़त्म होती थी जब मैं कैफ़ कर रहा था, तो उसके बाद एक गौल सा कॉलेज से बाहर निकलता था और बस स्टॉप के पास रश होता था, सारे खड़े हुए होते थे क्योंकि बस ने आना होता था और पर टिकट बेसिस पे सब लोगों ने अपने अपने इलाके अपने अपने स्टॉप की तरफ जाना होता था, वहाँ से एक दूसरी और उसके बाद आगे तीसरी बस भी पकड़ते थे। और अब मुझे वो लोग नज़र ही नहीं आते, अब मुझे उतनी बसें ही नज़र नहीं आती। अब कॉलेजेस के आगे मोटरसाइकिलों के रश नज़र आते हैं, ट्रेंड चेंज हो गए। तो मोटरसाइकिल बनाने वाले को अगर ये समझ आ जाए कि लोग सुस्त हो गए हैं, लोग वालिदैन को प्रेशर करके और उनसे पैसे लेके मोटरसाइकिल ख़रीद लेंगे, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा मोटरसाइकिलें बनाएंगे। तो बिज़नेस को पता होना चाहिए कि कौन सी एज ग्रुप के लोगों के क्या जज्बात हैं और वो किस तरह से चलते हैं, वो उसके अकॉर्डिंगली काम करेंगे। हाँ, ये दरमियान वाले खा गए, मतलब मैं ये कहता हूँ कि मुझे खा गए ये जो है ना, जो दरमियान में मैं 2000 के करीब करीब था ना, तो वो तो ये देखे ना, मतलब 1965 से 80 का जिक्र किया, वो पीछे वालों का जिक्र कर दिया, आगे वालों का जिक्र कर दिया। हमारी जनरेशन पता नहीं क्या है, हमारी जनरेशन कन्वर्जेंस से आई है कि हम वो पुराने वालों में भी और नए वालों में भी हैं। हम पुराने दौर को भी इस्तेमाल किया, सोशल मीडिया को भी इस्तेमाल किया, हमने ब्लॉग भी लिखे, हमने व्लॉग भी बनाए।
हम राइटिंग में भी मैसेज पहले लिखते होते थे ऑर्कट में, और अब फेसबुक पे वीडियो बना के कहते हैं भाईजान बैच शुरू हो रहा है आ जाओ। तो हम फंसी हुई जो है ना जनरेशन है, जो हैं पुराने ख्यालात के, लेकिन आपको कॉपी करना चाह रहे हैं। क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि हमने प्रोडक्ट आपको बेचनी है। मैं फेसबुक पे इतना लंबा चौड़ी एक तहरीर लिखूं, बड़ी काम की, सारी इन्फॉर्मेशन हो, कोई नहीं देखेगा। 30 सेकंड की वीडियो डली हुई होगी, सारे उसको बार बार चला के देख रहे होंगे, फॉरवर्ड कर रहे होंगे। तो हमें ये समझना होगा कि हमारी पॉपुलेशन कैसी है, और अगर हम उसके हिसाब से अपने आप को नहीं ढालेंगे तो हम ऑब्सलीट हो जाएंगे। क्लियर? एथनिसिटी और नेशनैलिटी, आप कौन से ओरिजिन से हैं, कौन सी जगह से हैं, आप कौन से मुल्क से हैं, ये चीज़ें फ़र्क करती हैं। ऑब्वियसली आप जब चीज़ों को डील कर रहे हैं, आप बिज़नेस में डील कर रहे हैं, अब अगर दुबई में कंपनी है और उसके पास 20 अलग अलग मुल्कों के नेशनल्स बैठे हैं, तो उसने उनके जज्बात का एहतराम करना। उनमें से कुछ लोग ईद पे छुट्टी लेके जाएंगे, कुछ लोग मुहर्रम पे छुट्टी लेके जाएंगे, कुछ क्रिसमस पे छुट्टी लेके जाएंगे, कुछ ईस्टर पे छुट्टी लेके जाएंगे। हर कोई अपने अपने त्यौहार पे, कोई होली मनाने जा रहा होगा। ऑब्वियसली उनके कल्चरल डाइवर्सिटी है, तो उनको देखना है कि अलग अलग तरह के लोग, अलग अलग जगह के, उनके क्या मिजाज हैं, उनकी क्या नीड्स हैं, वो उसके मुताबिक चलेंगे। देन एजिंग पॉपुलेशन, दुनिया का एक बड़ा बढ़ता हुआ मसला। पुराने ज़माने में बर्थ रेट ज़्यादा होता था और डेथ रेट कम होता था। बर्थ रेट ज़्यादा होता था और डेथ रेट कम होता था। डेथ रेट उतना तेज़ी से नहीं था, या यूँ समझें एवरेज लाइफ जो लोग जीते थे वो ज़्यादा होती थी। तो यूँ कह लेते हैं कि बर्थ रेट ज़्यादा होता था और एवरेज लाइफ ज़्यादा होती थी। अब बर्थ रेट कम हो गए हैं, एवरेज लाइफ भी कम हो गई है। तो एट एनी गिवन टाइम माशरे में ज़्यादा आपको बड़ी एज के लोग मिलेंगे और कम मिलेंगे छोटी एज के लोग। पाकिस्तान में चीज़ें डिफरेंट तरीके से चल रही हैं। अब अगेन वही बात है कि डिपेंड करता है कि पॉपुलेशन के क्या ट्रेंड्स हैं या किस तरह से है। इतनी भी डिफरेंट नहीं है पाकिस्तान में। ये जो पिछला एनालिसिस था ना, ये वोटर्स का एनालिसिस था, लेकिन अगर आप देखें तो आपसे ऊपर की जो नस्ल है ना, आप उनसे पूछेंगे, वो कहेंगे हम 11 बहन भाई होते थे, और हमसे ऊपर जो है वो हमारे दादा ने 4 शादियां की हुई थी, और हर शादी में उनके जो है ना 4-4 बच्चे होते थे। और वो मतलब आपको इतने कुछ 100-150 तो अपने चाचे, दादे, परदादे नज़र आएंगे। और फिर अपने आसपास देखेंगे, आपके भाई का एक बेटा होगा, ठीक है, आपकी शादी नहीं हुई होगी, ठीक है, मतलब आप सीए कर रहे होंगे यानी कि। तो जनरली ऐसा है कि अब वाली जो जनरेशन है, या आपसे जो ऊपर वाली, जो दरमियान वाली, यूँ समझे जो हमारी जनरेशन है, जो आपकी जनरेशन है, यहाँ पे चीज़ें और तरह से हैं, और जो पुराने लोग हैं वो और तरह से सोचते थे। तो उस वक्त बर्थ रेट ज़्यादा और उन लोगों की एवरेज लाइफ ज़्यादा है, क्योंकि वो मेहनती लोग होते थे और उन्होंने आसाइशों का आदी नहीं बनाया था। अब मतलब नॉर्मली मैंने देखा है कि मेरे से ऊपर की नस्ल और उससे ऊपर की नस्ल तकरीबन इकट्ठे मरे हैं। जो मुझसे ऊपर की नस्ल है वो ज़्यादातर 90 से 100 के दरमियान मरे हैं, और जो मेरे से ऊपर की नस्ल है मैं ज़्यादातर को 70 से 75 के दरमियान मरते हुए देखा है। मैं 50-55 के दरमियान मर जाऊंगा, आप मरने वाले हैं, ठीक है। तो और उससे अगली नस्ल आई नहीं होगी, आप पहले से मर जाएंगे। तो मतलब कहने का मतलब है कि ये ट्रेंड नीचे आ रहा है, एवरेज एज नीचे आ रही है, हादसे बढ़ते जा रहे हैं, स्ट्रेस बढ़ती जा रही है, ब्लूटूथ की रेज़ हर तरफ हैं, हर वक्त हम ठंडे गर्म एनवायरनमेंट में, हमें बीमारियां ज़्यादा लग रही हैं, हम परेशान ज़्यादा हैं। तो बिजनेसेस को ये समझना है कि माशरे में फिर हैं कौन, जी कौन रहे हैं। अच्छा, फिर आपकी एज के लोग ज़्यादा हैं लेकिन आपके पास पैसे नहीं हैं, तो बिज़नेस ने ये देखना है कि वो लोग जो तादाद में भी ज़्यादा हों और जिनकी जेब में पैसे भी हों। तो मैं इसकी अक्सर एग्जांपल देता हूँ, जो फिल्म इंडस्ट्री है। फिल्म इंडस्ट्री में आपके ज़माने के हीरो हीरोइंस वगैरह इतने पॉपुलर ही नहीं हुए। हीरोज़ की अगर मैं बात करूं, मेरे ज़माने के हीरोज़ पॉपुलर हैं। यानी वही बात है कि अगर एक शाहरुख खान 35 साल पहले से फिल्में करता आ रहा है, वो आज भी फिल्म करता है तो वो सुपर डुपर हिट हो जाती है। वो हमारे ज़माने के वो जो एक्सपेंडेबल वाले गंजे जितने सारे हैं, हमारे ज़माने की हीरोज़ है ना। ये आपके ज़माने में तो आपको बूढ़े होके मिले, 55 साल का, कोई 60 साल का, उनकी फिल्में आज भी आती हैं, सुपर हिट हो जाती हैं। हमारे ज़माने के सियासतदान, इमरान खान, जरदारी, अब ये सारे 70-70 साल पे पहुँचे हुए हैं। इन सब में सबसे छोटा जरदारी है, सबसे छोटा जरदारी है। मतलब नवाज शरीफ वगैरह इसकी एज के आसपास के इमरान खान के, इमरान खान नवाज शरीफ वगैरह, और फिर जरदारी इमरान खान से 4 साल छोटा है। लेकिन आप ये देखें कि दरमियान में कितना बड़ा टाइम गुजरा और कोई नए सियासतदान नहीं आए, यंग। हाँ,
इन सब लोगों ने अपना एक नेक्स्ट वर्जन लॉन्च कर दिया। अब उसको जो है ना, तो देखा जाए तो कितना बड़ा गैप है। कहने का मतलब ये है कि चूंकि पॉपुलेशन की एक बड़ी तादाद उन लोगों की है जो उन पुराने लोगों को पसंद करते हैं, नए लोग एफर्ट नहीं कर रहे, और पुराने लोग जो है वो एफर्ट भी कर रहे हैं और वो पुराने लोगों की पसंद भी है। ये तो फिर दूर की बात है, टीचिंग के अंदर नए लोग नहीं आ रहे। पिछले 10 साल में 10 नए टीचर्स नहीं आए, 10 साल में। पुराने छोड़ेंगे तो नए आएंगे। नए अगर आके मेहनत करें तो वो अपनी जगह बना लेते हैं, हमने देखा है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि पॉपुलेशन के डायनेमिक्स इस तरह के होते हैं कि आपको समझना होता है कि लोग तो मूवी बनाने वाले समझते हैं कि मूवी को देखने वाली मेजॉरिटी वो जिनकी जेब में भी पैसा हो। अब आप लोग मूवी देखना चाहते हैं लेकिन आप इंटरनेट से डाउनलोड करके देख लेते हैं। तो जो पुराने दौर के लोग हैं वो सिनेमा में जाके देखेंगे। तो सिनेमा जाने वाले लोग ज़्यादातर बड़ी एज के होंगे, तो फिर उनको कौन सी मूवी ज़्यादा पसंद आएगी? जो उनके ज़माने की फाइटिंग, मतलब वो पुराने ज़माने में ऐसा होता था कि एक मुक्का मारा और विलन जो है वो 15 कलाबाजियाँ खाता हुआ गुजर रहा है, ख़त्म हो गई थी मूवीज़। अब ये दोबारा वो वाला दौर वापस आ गया। तो आप लोगों का तो दौर आया ही नहीं। सुपरमैन हमारे ज़माने का कैरेक्टर, बैटमैन हमारे ज़माने का कैरेक्टर, आपके ज़माने ने डोरेमोन दिया। ठीक है, छोटा भीम, बल्कि छोटा भीम भी पुराने ज़माने का ही है, आप लोगों ने उसको रेनोवेट किया है। जी, एनिमेशन की क्वालिटी चेंज होती गई, चीज़ें बेहतर होती गई, किरदार बदलते गए। लेकिन हाँ, हमारे ज़माने में ये गंदे वाले कार्टून, फजूल वाले कार्टून नहीं होते थे। एनिमे जो है हमारे ज़माने में कार्टून की क्वालिटी होती थी। अब ये फजूल सा एनिमे जनाब, वो ना कोई क्वालिटी है ना कुछ और है। हाँ, आप एनिमेटेड मूवी की बात करें समझ आती है, 3D मूवी होती है, मज़ा आता है। ये पता नहीं एनिमे आप लोग क्यों देखते हैं, इसमें क्या इंतहाई, मतलब वो जब भी कोई चलते चलते कोई क्लिप सामने गुजरे तो इंतहाई थके हुए ग्राफिक्स। आज के दौर में इतने गंदे ग्राफिक्स। अच्छा, मेरे ख्याल में शायद आप लोगों के पास कुछ अच्छे एनिमी का भी वो होगा। अब मैं ये तो नहीं कह सकता उस ग्रुप में एक लिस्ट दे दीजिएगा ताकि जो है ना मैं भी जाके देखूं। आगे चलते हैं। डेमोग्राफिक चेंजेस से रिलेटेड गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या होनी चाहिए? गवर्नमेंट को ये समझ आ गई कि डेमोग्राफी में चेंज है, कुछ बड़े हैं कुछ छोटे हैं, कुछ इस तरह से सोचते हैं कुछ उस तरह से सोचते हैं, तो गवर्नमेंट को समझना होगा। यानी ये देखिए ना, अब आजकल बात चल पड़ी है कि जो पेंशन्स का बोझ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि उन सबको पता है कि वो बड़ी एज के बहुत ज़्यादा लोग हैं और जब नई नस्ल है वो बेचारी बर्दाश्त नहीं कर सकती उन पुराने लोगों की पेंशन। तो गवर्नमेंट को फिर सोचना पड़ेगा कि कितने % पॉपुलेशन वो है जिसकी पेंशन्स हमें हर साल देनी पड़ रही हैं, और कितने % पॉपुलेशन वो है जो अभी नीचे हैं। तो अब उन्होंने क्या किया है, नए लोगों को ज़्यादातर कॉन्ट्रैक्ट पे रख रहे हैं और उस पर कोई पेंशन नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट ना हो तो उनको डेली वेजेस पे रखते हैं। बड़ी मुश्किल से परमानेंट सीट निकलती है अब गवर्नमेंट के अंदर, क्योंकि गवर्नमेंट समझ गई है अपनी पॉपुलेशन के डायनामिक्स और उन्होंने उस हिसाब से वो कर लिया। फिर क्या होता है कि एक मुल्क को समझ आ जाता है, जब सऊदीया को ये समझ आ गया कि उनके लोग काम नहीं करते और उनके पास दौलत भी बहुत है, तेल और ये सारी चीज़ें हैं, और दूसरे मुल्कों में मेहनती लोग मौजूद हैं, तो उन्होंने सोचा चलो दूसरे मुल्कों को बुलाते हैं, क्या हो हमारे मुल्क में आओ। फिर ये सोचा वो हमारे मुल्क में आएंगे तो फिर वो राज करेंगे, तो फिर रख दिया ये कफ़ील वाला सिस्टम कि हमारे मुल्क के एक बाशिंदे के साथ रजिस्टर होगे, उसके ग़ुलाम रहोगे और फिर जाते हुए भी उसे सारा कुछ दे के जाना होगा। तो इससे क्या हुआ, उन्होंने एक ऐसी पॉलिसी बनाई जिससे दूसरे मुल्कों से लोगों को बुलाना शुरू कर दिया। कतर, UAE लोगों को बहुत ज़्यादा बुलाते हैं। अभी UK ने फिर से बहुत ज़्यादा वीज़े ओपन किए हैं, क्योंकि इन मुल्कों के एक मसले हैं, इन मुल्कों के पास काम ज़्यादा है, अवाम नहीं है। हमारे पास अवाम ज़्यादा है, काम नहीं है, तो इसको बैलेंस कर लिया जाता है कि हमारे पास एक पावर पाकिस्तान की वर्थ इसलिए है कि हमारे पास एक पावर बहरहाल है, मैन पावर, कि हमारे पास मैन एंड वुमेन पावर, यानी कि एकदम से जेंडर डिस्क्रिमिनेशन ना हो जाए, तो मैन पावर से मुराद है इंसान ज़्यादा है हमारे पास। तो इंसान जब ज़्यादा होंगे तो दूसरे मुल्कों को अपील करेंगे, दूसरे मुल्कों ने अपनी जगह पे, उनके पास पैसा मौजूद है लेकिन सस्ता लेबर मौजूद नहीं है, उनके मुल्क का लेबर बहुत महंगा है और पाकिस्तान से कोई आधे रेट पे भी काम करने को तैयार है। तो उनकी पॉलिसियाँ ये होंगी कि वो लोगों को अकोमोडेट करेंगे, फैसिलिटेट करेंगे। और अब आप ये देखें कि पिछले 1 साल में इतनी दुनिया पाकिस्तान से निकल के गई है। करंटली ये काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटेट कर रहे हैं, यहाँ वाले फैसिलिटेट कर रहे हैं कि बाहर जाने का प्रोसेस बहुत आसान बना दें, उसको दिक्कत ना हो। वो कहें चलो जो निकलता है वो तो निकले ना, जाके बाहर से डॉलर तो भेजे। और बाहर वाले भी चाहते हैं कि उनको भी काम करने वाले बंदे चाहिए। कोविड के बाद लोग सुस्त भी बहुत ज़्यादा हो गए हैं, घर बैठ के काम करने को ज़्यादा प्रेफर करते हैं।
तो फिर ये सारी चीज़ें जो है ये गवर्नमेंट देखेगी और फिर गवर्नमेंट अपने हिसाब से देखेगी कि उनको कितने वर्कफोर्स चाहिए और फिर वो वर्कफोर्स गरीब मुल्कों के लोगों को अलाउ कर देंगे, उनके ऊपर कुछ पाबंदियाँ लगा देंगे और उसके बाद वो आ जाएँ। फिर क्या होता है, गरीब मुल्क के लोग जब जाते हैं वो अपनी फैमिलियों को भी ले जाते हैं, उससे उस मुल्क की आबादी बढ़ना शुरू हो जाती है। तो फिर अभी कुछ अर्से पहले सऊदीया ने पर फैमिली मेंबर 3000 रियाल का टैक्स शायद लागू किया था। फैमिली नहीं है सर, पर हेड है, हर इंडिविजुअल मेंबर। हाँ, तो पर फैमिली मेंबर ना, पर फैमिली मेंबर मैंने बोला है, तो पर मेंबर ऑफ फैमिली, पर इंडिविजुअल पर्सन 3000 रियाल, और इस वक्त रियाल मेरे ख्याल में शायद 75 रुपये का है। तो 75 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो एक फैमिली मेंबर पे साल का इतना तो आपने टैक्स दे देना है। तो उससे क्या होगा जी, तो आप ये देखें, तो वो 4 फैमिली मेंबर जिसके हों वो तो 10 लाख तो उसका सिर्फ टैक्स में निकल गया। तो फिर या तो वो टैक्स भरेगा या वो फैमिली को नहीं लेके जाएगा। फैमिली को वहाँ लेके जाए और टैक्स भरे तो उनको उतने पैसे आ जाएंगे कि उनको तकलीफ़ नहीं होगी कि चलो यहाँ ये लोग बैठे, इनका हमने खर्चा उठाना होगा। फिर क्या होता है, ये जो माइग्रेटेड और इमिग्रेंट पॉपुलेशन है ना, ये मुल्क के डायनामिक्स ख़राब कर देती है। यूके में बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी इंडियन गए, कनाडा में बहुत सारे पाकिस्तानी इंडियन गए, कनाडा आधा तकरीबन इंडिया है, भरा पड़ा है। तो मज़े की बात है कि वहाँ पूरे पूरे देसियों के मोहल्ले हैं, पूरे पूरे मॉल्स हैं, पूरी पूरी ऐसी जगह हैं जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ देसी मिलता है, पाकिस्तानी, इंडियन, बंगाली, श्रीलंकन। जी, फिर भी वो साफ़ क्यों है? क्योंकि कवानीन जो है ना, कवानीन वाले इदारे जो है ना वो अपने तरीके से काम कर रहे हैं। तो इंटरेस्टिंग बात ये है कि यूके का एक बिज़नेस जब कपड़े बना रहा होगा तो उसको कपड़े बनाते हुए ये नहीं सोचना कि उसने सिर्फ यूके के लोगों के लिए कपड़े बनाने हैं। यूके में मौजूद 40% जो दूसरी नेशनैलिटी के लोग हैं उन्होंने भी तो कपड़े ख़रीदने हैं। तो फिर क्या होगा, ब्रांड्स उस तरह से सोचेंगे, होटल्स उस तरह से सोचेंगे। तो अब यूके में आपको जगह जगह हलाल फूड मिल जाती है, जस्ट बिकॉज कि उन्हें पता है कि हमारे मुल्क में इतने ज़्यादा इमिग्रेंट्स हैं और अगर हम सिर्फ अपने मुल्क के लोगों को सोचें तो हम प्रॉफिट नहीं कमा सकेंगे। तो फिर बाकायदा देसी लोग पूरे पूरे बिज़नेस चला रहे हैं, पूरे पूरे ढाबे चला रहे हैं, पूरे पूरे होटल चला रहे हैं, पूरे पूरे बिज़नेस चला रहे हैं फैशन इंडस्ट्री में, क्योंकि उन मुल्कों की पॉपुलेशन हो गई है अब डाइवर्स। हर मुल्क के वहाँ पे लोग हैं और असल मुल्क के लोग कम हो गए हैं। अब दुबई में सबसे कम अरबी मिलते हैं, पाकिस्तानी, इंडियन, अंग्रेज़ भरे पड़े हैं और अरबी कहीं कहीं नज़र आता है। ये हालात हो गए, जो कि मेन अरब कंट्री है, अरब एरिया है, वहाँ पे अरबी सबसे कम है। चूँकि दूर से इतने इतने लोगों को बुलाया, वो बसते चले गए हैं, वो वहाँ पे काम करते जा रहे हैं और वहाँ पे असल जो उस मुल्क की पॉपुलेशन है वो उतनी बड़ी उसमें पावर में या उतनी बड़ी ज़्यादा मेजॉरिटी में नज़र नहीं आती। हेल्थ बिजनेसेस ये देखेंगे कि लोग हेल्थ कॉन्शियस कितने हैं, हेल्थ पे कितना फोकस करते हैं। अगर आप काम ही फार्मास्यूटिकल का कर रहे हैं तो आपके लिए तो बड़ा ज़रूरी है कि आप देखें लोग हेल्थ कॉन्शियस कितने हैं, वो मेडिकेशन कितनी इस्तेमाल करते हैं, वो वैक्सीनेशन कितनी इस्तेमाल करते हैं। आपकी प्रोडक्ट ज़्यादा बिकेगी उस मुल्क में जहाँ लोग हेल्थ कॉन्शियस ज़्यादा हों। फिर अगर आप हेल्थ की बिज़नेस में नहीं भी हैं तो भी ये समझना ज़रूरी है कि आपके इर्द गिर्द ओवरऑल हेल्थ को लेके लोगों के क्या मामलात हैं। अगर पाकिस्तान में मेजॉरिटी ऑफ द लोगों को ख़ास किस्म की बीमारियां बहुत ज़्यादा हैं तो ऑब्वियसली आप उनको जॉब पे नहीं रख सकेंगे। अगर एक मुल्क में कोविड बहुत ज़्यादा होगा तो वहाँ पे बिज़नेस भी परेशान होगा और बिज़नेस को फिर ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम की तरफ जाना पड़ेगा रादर देन के लोगों को बुलाएँ और वो आके काम करें। तो हेल्थ और हेल्थ से रिलेटेड चीज़ें जो आपके लिए ये भी ज़रूरी हैं, ये जानना ज़रूरी है कि इस मुल्क के लोग कितना हेल्दी हैं, इस मुल्क के लोग मेडिकल प्रोडक्ट्स को कितना कंज्यूम करते हैं, इस मुल्क के लोगों को जब हम डील कर रहे होंगे तो हमने कौन सी प्रोडक्ट्स इस तरह की बनानी है जिसमें काम बन जाए। अब बैंक है, बैंक पैसे देता है और पैसे के ऊपर इंटरेस्ट लेता है, लेकिन बैंक को भी समझ आ गया कि लोग इतने कॉन्शियस हैं इस चीज़ को लेके कि वो मर गए तो क्या होगा, तो बैंकों ने इंश्योरेंस देनी शुरू कर दी। तो ये चीज़ें आपको कंसिडर करनी होंगी। देन वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन, एजुकेशन, सोसाइटी में वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन कितनी है, अमीर कितने हैं और गरीब कितने हैं, और अमीरों और गरीबों में फ़र्क कितना है। बाहर के मुल्कों में बहुत बड़ा फ़र्क नहीं होता, लेकिन हमारे मुल्कों में बहुत बड़ा फ़र्क होता है। बाहर के मुल्क में अगर एक मज़दूर ने 10 घंटे काम किया तो बड़े आराम से उसमें से 3 घंटे के पैसों से मैकडोनल्ड से बड़े अच्छे लेवल की डील एंजॉय करके और उसके बाद अपने 1 घंटे की जो वो उसने कमाया है उससे वो टैक्सी करा के अपने घर तक पहुंच सकता है। और यहाँ पे सोच भी नहीं सकता एक मज़दूर। तो यहाँ का गरीब बहुत गरीब है, यहाँ का अमीर बहुत अमीर है।
तो ये समझना ज़रूरी होगा। तो जब बिज़नेस ये समझेगा कि यहाँ पे 2-3 तरह के तबके हैं, तो वो कुछ प्रोडक्ट्स बिल्कुल गरीबों के लिए बनाएंगे, कुछ प्रोडक्ट्स बिल्कुल ही अमीरों के लिए बनाएंगे। तो वेल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है और किस तरह के लोगों को किस किस्म की चीज़ ज़्यादा पसंद आती है, आप उसको फोकस करेंगे। देन एजुकेशन, मुल्क में ओवरऑल एजुकेशन कैसी है। अगर लोग ज़्यादा एजुकेटेड हैं तो आप उनको किसी और तरह से मार्केटिंग करेंगे, अगर लोग बिल्कुल एजुकेटेड नहीं है किसी और तरह से मार्केटिंग करेंगे। मैं अक्सर एग्जांपल देता हूँ कि जो छोटे चाइना के मोबाइल, क्यू मोबाइल या इस तरह के बटन वाले मोबाइल्स होते हैं, वो आपको पता होता है कि वो आप जिस कम्युनिटी को सेल कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है। वो ऐसे लोग हैं जो कि छोटा मोटा काम कर रहे हैं और वो उस तरह के मोबाइल पसंद करते हैं, और ज़्यादातर जो पढ़े लिखे हैं वो पसंद करते हैं स्मार्टफ़ोन। तो स्मार्टफ़ोन का जो ऐड आएगा उसमें ऐड किसी और तरह से बात कर रहा होगा, और वो ऐड जो कि उन लोगों के लिए आएगा जो कि उस ख़ास क्लास से नीचे हैं, वो ऐड और तरह से होगा, उसका ग्राफिक्स ही और तरह के होंगे, उसका डाटा ही और तरह का होगा, क्योंकि वो टारगेट ही और तरह के लोगों को कर रहा है। तो ये समझना ज़रूरी है कि एजुकेशन कितनी है। अगर माशरे में लोग ज़्यादा एजुकेटेड हैं तो आपकी प्रोडक्ट्स आप ज़्यादा अच्छे तरीके से लोगों को समझा सकते हैं, और अगर लोग ज़्यादा एजुकेटेड नहीं हैं तो कोई ज़रूरत नहीं उनको समझाने की, आप वही करें जो उस मुल्क में चलता है। तो अगर पॉपुलेशन एजुकेटेड है, फॉर एग्जांपल अगर मेरे सामने स्टूडेंट्स वो बैठे हों जो एमएफए पहली दफ़ा पढ़ रहे हैं, तो फिर मैं लेक्चर किसी और टोन में किसी और पेस में पढ़ा रहूँगा, और जब मुझे पता होगा कि सामने वो लोग हैं जो पूरा सेशन नहीं पढ़ते रहे हैं, तो मतलब सोचिए हमारी मजबूरी, ये अजम्पशन लेनी पड़ती है कि आपने पढ़ा हुआ है और पता होता है अंदर से कि नहीं पढ़ा हुआ। जी बिल्कुल ऐसे ही है। बिज़नेस को ये देखना है कि ये जो लोगों का एजुकेशन लेवल है, इनमें से कौन से ऐसे लोग हैं जो अडॉप्ट करते हैं चीज़ों को, और कौन से ऐसे लोग हैं जो चीज़ों को अडॉप्ट नहीं करते और बस जो चल रहा है उसके मुताबिक काम करते हैं। तो फिर बिज़नेस एट टाइम्स क्या करता है, आहिस्ता आहिस्ता लोगों को एजुकेट करना शुरू करता है। लेकिन रादर देन कि वो अपनी एनर्जी लगाएं लोगों को एजुकेट करने पे, वाई नॉट कि जो लोग अनएजुकेटेड हैं उनको वो प्रोडक्ट दी जाए जो उनके लिए काफ़ी है। इनको एजुकेट करके भी ख़रीदना तो फिर इन्होंने कम पैसों पे है, तो इनको क्यों एजुकेट करें। जो ऑलरेडी एजुकेटेड है उनको वो महंगी चीज़ दे दी जाए। तो बिज़नेस तो बड़ा बेरहम होता है। बिज़नेस तो फिर इस तरह से सोचता है। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, ओवरऑल मुल्क के अंदर जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है हर बिज़नेस के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपने बिज़नेस करते हुए अपने इर्द गिर्द नज़र डाल के ज़रूर देखनी है कि मुल्क में अमन व अमान है या नहीं है। आपके लोग बिला वजह उठवाए तो नहीं जाते, आपको कोई थ्रेट्स तो नहीं मिलते, आपकी बोरियां तो नहीं तैयार हो जाती, आपके मोबाइल तो नहीं स्नैच हो जाते। कराची इतना बड़ा कमर्शियल हब होता था, इतना ज़बरदस्त बिज़नेस होता था, और पिछले 10-15 साल में तकरीबन खाली हो गया। आहिस्ता 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 मेजॉरिटी वहाँ से बिज़नेसेस जो है ना वो पंजाब या इस्लामाबाद वाली साइड पे शिफ्ट होना शुरू हो गए। और वाकई मैं हर 6 महीने साल बाद किसी वजह से अगर कराची जाना हो तो वहाँ जाके देखता हूँ वो शहर आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ जा रहा है, जस्ट बिकॉज कि वहाँ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन अच्छी नहीं है। लोग तंग आ गए हैं, वहाँ का बिजनेसमैन तंग आ गया, वहाँ के आम लोग तंग आ गए हैं। जिसको जब मौका मिल रहा है वो वहाँ से हिजरत करता जा रहा है और दूसरी तरफ जाके सेटल होना शुरू हो गए हैं। जी क्या नहीं किया, बेहतर कर दिया, लेकिन वही बात है कि परफेक्ट तो नहीं ना हो गया। और रेंजर्स ने बेहतर किया, फिर बीच में हमारे एक बहुत ही सुनहरा दौर भी आया जो उनके साथ दोस्ती वाला था, अलायंस में थे। यही तो मतलब असल में जब कोई बंदा कहता है ना कि आपको पता लग जाए कि गद्दारी असल में हुई क्या है, ये जो इस वक्त हो रहा है इसके पीछे क्या क्या कुछ लोगों ने देखा है। मुल्क बड़े अच्छे डायरेक्शन में चलते चलते अचानक से 3-4 साल में जिस तरह से तबाह हुआ है ना, कराची बड़ा सुधर गया था। लेकिन कराची में ये लोगों ने आते ही साथ ही पीटीआई ने किससे अलायंस की, एमक्यूएम से, और गेम बिल्कुल आउट हो गई। उनके बंदों को अपने वज़ीर बना दिया, जिससे वो सारी जो उनकी पावर ख़त्म की थी वो आहिस्ता आहिस्ता दोबारा से होना शुरू हो गई। अभी कराची में फिर से बहुत ज़्यादा मसले शुरू हो गए हैं। ऊपर से पे कराची में और फसाद भी होते हैं, लिसानी फसाद। ये पंजाबी है, ये बलोची है, ये पठान है, ये महाजर है। और हर सियासतदान ने अपने अपने तबके के वोट लेने के चक्कर में लोगों में नफ़रत पाली है। जो वो है पीपल्स पार्टी, वो सिंधी से वोट लेते हैं, एमक्यूएम महाजर से वोट लेते हैं, पीटीआई ने महाजर को ज़्यादा प्रमोट किया। तो अब वहाँ पे यही लड़ाई है। बलोचियों को एक्सेप्ट ही नहीं किया, तो वहाँ पे फिर वो दूसरे लोग आ गए, उन्होंने अपने तरीके से काम कर दिया। और जमात इस्लामी जो समहाउ वॉज कंसिडर कि सबसे कम बाइस्ड है, उसको
मौका ही नहीं दिया। इस दफ़ा भी उनका वो मेयर बड़े आराम से बनता था, और कम से कम एक मौका मिलता, चलो वो ना काम कर पाते, समझ आ जाता, इतने तजर्बे किए हैं, आखिरी तजर्बा सही। तो कहने का मतलब यही है कि ये मसले बड़े इम्पॉर्टेंट हैं। बिज़नेस वहाँ पे नहीं चल सकता। एमसीबी पूरा बिज़नेस अपना उठा के लाहौर ले आया। एक बैंक के लिए हेड ऑफिस कराची से शिफ्ट करना आसान नहीं है। कराची में ट्रेजरी होते हैं, कराची में पोर्ट है, कराची में बहुत बड़े लेवल पे काम हो रहा है। पोर्ट का मतलब है कि आप फिर करोड़ों अरबों रुपए की बातें करें, और लाहौर में ड्राई पोर्ट है। ड्राई पोर्ट में अरबों की बातें नहीं होती, करोड़ों की बातें होती हैं। एक बैंक के लिए मौत है तकरीबन कराची को छोड़ के आना। वो कराची को छोड़ के आ गए, अलाइड वाले आ गए, हबीब बैंक इधर शिफ्टिंग के ऊपर काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं। तो बिजनेसेस मूव होना शुरू हो जाते हैं जब आपको अच्छा लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन नहीं मिलती। तो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बिजनेस के लिए ज़रूरी है। बिजनेस के कस्टमर तंग हो जाएंगे, कस्टमर नहीं शॉपिंग करेंगे, कस्टमर चीज़ नहीं खरीदेंगे, बिजनेस को अपनी सप्लाईज नहीं मिलेंगी, बिजनेस को अपने लॉसेज होंगे, बिजनेस के थेफ्ट हो जाया करेंगे, आग लग जाया करेंगी। कराची में जब भी कोई मसला होता था, किसी को किसी पे कोई भी गुस्सा होता था, वो एक ख़ास जगह पे मैकडोनल्ड होता था, उसे जाके आग लगा देते थे। अब मैं हैरान होता था कि हर दफ़ा वहाँ दोबारा क्यों बना लेते मैकडोनल्ड। मतलब लोगों ने ताड़ा हुआ होता था कि चाहे वो हिंदू मुस्लिम फसाद है, चाहे वो शिया सुन्नी फसाद है, चाहे वो महाजिर सिंधी फसाद है, उस मैकडोनल्ड को ज़रूर जाके जलाना है। वो सबसे पहला एक इवेंट होता था, एक बेंचमार्क सेट कर लेते थे, एक टारगेट होता था कि उसको जलाने का मतलब है कि हाँ अब आपने इस झगड़े को रजिस्टर करा दिया। तो ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हर मुल्क के लिए। और अब मुल्क के बारे में परेशान नहीं होते, अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो बिज़नेस को ज़रूर परेशान होना चाहिए, क्योंकि उससे आपके कस्टमर्स मुतासिर होंगे। भाई पाकिस्तान में अगर एक बिज़नेस है और पाकिस्तान के हालात सही नहीं है, तो पाकिस्तान के जो फ़ॉरेन क्लाइंट्स हैं ना उस बिज़नेस के, वो भी तंग होते हैं। आपको पता है बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो पाकिस्तान से थ्रू दुबई जाती हैं दुनिया के पास, इसलिए कि लोग दुबई की कंपनी से डील कर लेते हैं, पाकिस्तानी कंपनी से डील नहीं करते। दुबई में बैठी हुई इतनी ज़्यादा बबल कंपनीज हैं जिनका सिर्फ ये काम है कि पाकिस्तान का माल वो आगे सेल कर रहे होते हैं, उनके नाम पे ट्रांजैक्शन हो रही होती है, पूरी पूरी कंपनियां बनी हुई हैं, 2 बंदे कंपनी चला रहे होते हैं, कंप्यूटर पे कंपनी चल रही होती है, क्योंकि काम पाकिस्तान में हो रहा होता है, सप्लाई इंटरनेशनली हो रही होती है, और वो मिडल मैन बने हुए होते हैं और वही दुनिया के सामने होते हैं कि दिस इज़ द कंपनी जिसका हेड ऑफिस दुबई में फलाना लोकेशन पे है। डन। तो दैट वॉज ऑल अबाउट सोशल एंड लीगल। हम कुछ सेगमेंट्स की बातें कर रहे थे, कुछ टेक्नोलॉजिकल डिसरप्शंस की बातें कर रहे थे। 2 जगह पे हमने ऐसी बातें देखी थी और बाकी हम होल्ड पे चले गए थे। दामन वक्त में गुंजाइश है। हमने बैंकिंग की बात कर ली थी और हमने रिटेल एंड ई कॉमर्स की बात कर ली थी। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, एक प्रिंट मीडिया होता है, मतलब न्यूज़पेपर वगैरह, तो इलेक्ट्रॉनिक, और एक सोशल मीडिया होता है, व्हाट्सएप, फेसबुक, ये इंस्टा वगैरह। तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्या होता है? ये जो न्यूज़ चैनल हैं, ये जो केबल वगैरह के चैनल्स हैं, जो सैटेलाइट चैनल्स वगैरह हैं, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। अब हुआ ये कि लोग सोशल मीडिया की तरफ जाना शुरू हो गए, इंटरनेट की तरफ जाना शुरू हो गए, तो लोगों ने टीवी देखने बंद कर दिए, केबल हटवा दी, इंटरनेट पे चीज़ें देखनी शुरू कर दी, यूट्यूब पे सारी चीज़ें मिल गई उन्हें। तो ऐसे में आहिस्ता आहिस्ता ये लोग अफेक्ट हो रहे थे। इन्होंने फिर की टेक्नोलॉजिकल डिस्ट्रप्शंस, ये आगे से आगे आए। पुराने ज़माने में इनको मौत पड़ जाती थी कि फॉर एग्जांपल अगर हम टीवी ने एक ड्रामा रिले किया और वो सिर्फ हम टीवी पे रिले हुआ है, तो अगर कोई उसको कॉपी करके यूट्यूब पे डाल देता था तो ये इनको मौत पड़ जाती थी कि भाई आपने हमारे ड्रामे की व्यूवरशिप ख़राब कर दी। अब ख़ुद हम टीवी ड्रामा ख़त्म होने के 5 मिनट के अंदर उसको नेट पर अपलोड कर रहे होते हैं। इससे पहले कि कोई चोरी करके डाले, खुद उसकी हाई क्वालिटी की वीडियो डालते हैं, और मज़े की बात है एक दिन में 4-4, 5-5 मिलियन व्यूज़ मिल जाते हैं। तो उन्हें समझ आ गई कि यूज़र इस तरफ भी आ गया है। अगर हम सिर्फ ये समझेंगे कि यूज़र घर बैठ के टीवी पे देख रहा है तो वो गलत बात है। तो टेक्नोलॉजिकल डिसरप्शन में क्या किया, उन्होंने अपने अपने चैनल्स बना लिए। अब ये यूट्यूब पे इनमें से ज़्यादातर लाइव चैनल्स के साथ हैं, बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स और बहुत ज़्यादा टीवीज़ और बहुत ज़्यादा जो चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल PTCL स्मार्ट, उसके साथ सिंक हो गए कि वहाँ पे इनमें से अक्सर चैनल लाइव चल सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया, अपने आप को अपग्रेड किया और अब उसके मुताबिक चीज़ों को लेके चले। और टीवी पे क्या होता है, आप देख रहे हैं, अचानक से ऐड आ गया, अब आप इंतज़ार कर रहे हैं।
इधर डिजिटल वे में एड्स ख़त्म किए जा सकते हैं, स्किप किए जा सकते हैं, तो लोग जो है वो तंग आ चुके हैं टीवी से और वो आहिस्ता आहिस्ता तरफ शिफ्ट हो गए हैं। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने टेक्नोलॉजिकल जो डिसरप्शन है उसको महसूस किया और अपने आप को अपग्रेड किया। अब ये टीवी चैनल्स लाइव भी मिल जाते हैं, ये टीवी चैनल इंटरनेट पे भी हैं, ये टीवी चैनल अपना कंटेंट जो है वो ऑन एयर खुद भी कर रहे होते हैं और अपना कुछ कंटेंट स्पेसिफिकली मुख्तलिफ पोर्टल्स को अलग से बना के बेच भी रहे होते हैं। तो इन्हें समझ आ गया कि नेटफ्लिक्स से दोस्ती करने में ही फ़ायदा है, इन्हें समझ आ गया यूट्यूब से दोस्ती करने में, अमेज़ॉन से दोस्ती करने में फ़ायदा है, क्योंकि अगर नहीं दोस्ती करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता हम ख़त्म हो जाएंगे। देन ऑटोमोबाइल एंड ट्रांसपोर्ट सेक्टर, गाड़ियों के अंदर टेक्नोलॉजिकल डिसरप्शन बहुत ज़्यादा आ गई। आहिस्ता आहिस्ता लोगों को देखें, गाड़ी तो वही है, उसमें वही 4 पहिए हैं, वही इंजन है, वही ड्राइविंग सीट है, वही 5 बंदे बैठ सकते हैं। अब उसमें कितना कोई चेंज लेके आएंगे। अब आपने गाड़ियाँ महंगी से महंगी करनी है तो कुछ बताना भी है यूज़र को कि हमने आपको क्या वैल्यू दी। तो फिर गाड़ियों में स्मार्ट कंसोल्स आ जाएंगे, गाड़ियों के जो डैशबोर्ड्स हैं वो ज़रा बड़े हो जाएंगे, उनका जो स्क्रीन है वो एनालॉग के बजाय डिजिटल हो जाएगी, उसके अंदर जनाब ट्रैकिंग की डिवाइस डाल देंगे तो आपको वो ट्रैक कर सकता है, उसमें LED वगैरह लगा देंगे, उसको इंटरनेट से कनेक्ट कर देंगे, उसमें फिर अगेन वही वाली बात है कि उसको आपके मोबाइल से कनेक्ट कर देंगे। अब क्या हुआ, टेस्ला तो बहुत ही आगे चला गया, वो तो ऐसा पागल हुआ, वो गाड़ी को उसने कंप्यूटर ही बना दिया कि वो अंदर गाड़ी के अंदर पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम आप अपने मोबाइल से कंट्रोल कर रहे हैं। तो कंसिडर करें कि आप जनाब अपने ऑफिस से निकले, ऑफिस से जब आपने निकलने लगे तो आपने बस अपने एक बटन दबाया और शायद चाबी भी बटन नहीं दबाया, अपने मोबाइल पे बटन दबाया कि मैं ऑफिस से निकल रहा हूँ, और कोई पता नहीं है, आपके मोबाइल को पहले से ही पता हो कि आप ऑफिस से ठीक 5 बजे निकलते हैं। तो अभी आप बाहर की तरफ जा रहे होंगे, मीनवाइल आपकी टेस्ला गाड़ी जो है वो पार्किंग से निकलेगी, अपने AC चला देगी और चलती 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 आहिस्ता आहिस्ता उस जगह पे आके खड़ी हो जाएगी जहां आपने उतरना है। AC अंदर फुल चल रहा होगा, आप उसके करीब पहुंचेंगे, जब आप 10 फुट के फासले पे होंगे वो दरवाज़ा खोल देगी, एक हल्का सा म्यूज़िक चलेगा, आपको वेलकम करेंगे, आप गाड़ी के अंदर बैठेंगे और वो गाड़ी खुद ही से चला देगी। अगर आपने उसे डेस्टिनेशन पहले से बताई हुई है तो आपको सुकून से आपके घर के सामने उतार देगी। आप कहेंगे वो है कितने है। तो गेम इस लेवल पे जा चुकी है। सैटेलाइट कार्स का कॉन्सेप्ट आ गया है, ड्राइवरलेस कार्स का कॉन्सेप्ट आ गया है, ऑटो पार्किंग का कॉन्सेप्ट आ गया है, ऑटो स्टार्ट का कॉन्सेप्ट आ गया, आपको सेंस करके, और ये सारी चीज़ें, तो वो चीज़ें साथ साथ टेक्नोलॉजी ऐड होती जा रही है। टेस्ला से आगे चली गई अमीरों के लिए। आप इंटरनेट पे जाएं इनकी वेबसाइट पे, आप कहें मुझे इंजन इस कैपेसिटी का चाहिए, आप कहें बेस इतनी होनी चाहिए, ग्राउंड क्लियरेंस इतनी होनी चाहिए, पहिए इस तरह के होने चाहिए। कुछ जगह आपको कहेंगे कि ये चीज़ उसके साथ कंपैटिबल नहीं है, कुछ जगह आपको अलाउ कर देंगे। छत ऐसी होनी चाहिए, छत खुलने वाली होनी चाहिए, बॉडी इस टाइप की होनी चाहिए, कलर उस तरह का होना चाहिए, फलाना चीज़ इस तरह से होनी चाहिए, और उसके बाद जो है वो सारा करेंगे। आप एडवांस पेमेंट जमा कराएंगे या फुल पेमेंट जमा कराएंगे और कुछ दिनों बाद गाड़ी आपके घर डिलीवर हो जाएगी आपकी बताई हुई स्पेसिफिकेशंस के मुताबिक। तो जब टेक्नोलॉजी को यूज़ करना है तो फिर इस लेवल पर करना है। अब ये अपने सेटेलाइट फ़ोन्स के ऊपर काम कर रहे हैं कि अपनी एक सेटेलाइट लॉन्च करें और वहाँ से सेटेलाइट फ़ोन्स, यानी कि फ़ोन में फिर सिम की ज़रूरत ही ना हो। जिस तरह से GPS ऑटो पे कनेक्ट कर लेता है, इस तरह से आपका फ़ोन ऑटोमेटिकली कनेक्ट करे, आपका फ़ोन आपकी गाड़ी को कंट्रोल कर रहा हो और आप अपनी बहुत ज़्यादा डिवाइसेस, तो वो ऑटोमोबाइल के अंदर इतनी ज़्यादा IT ले आए। फिर इसी तरह से जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर है, जो बसें एक जगह से दूसरी जगह जा रही होती हैं, इसमें अब बहुत सारी ऐप्स अवेलेबल हैं। आप बुक करो, सस्ता टिकट, फ़लाना फ़लाना, आप वहाँ पे जाएं, आप वहाँ पे अपनी टिकट बुक कर सकते हैं। वो सारे के सारे कनेक्ट हुए हुए हैं अपने अपने अलग अलग सप्लायर्स के साथ। तो सप्लायर के पास अगर टिकट अवेलेबल, आपको टिकट मिल जाती है और आप बड़े आराम से उसको डील कर लेते हैं। तो ट्रांसपोर्ट के सेक्टर में, ऑटोमोबाइल के सेक्टर में टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा चेंजेस लेके आई। पहले मैनुअल गियर्स वगैरह का होता था, बड़ी बड़ी पावर वाली जो ट्रांसपोर्ट है वो भी ऑटो गियर्स के साथ चल रही होती है और लोग उसको काफ़ी पसंद कर रहे होते हैं। क्लियर? एजुकेशन, इस पे मैं रुक नहीं पाऊंगा, आगे चलते हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री, टेक्सटाइल सेक्टर, टेक्सटाइल के अंदर टेक्नोलॉजी क्या लेके आएगी? मतलब धागे में क्या टेक्नोलॉजी हो सकती है? डिज़ाइनिंग के अंदर फैब्रिक की डिफरेंट काइंड्स हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल इंडियन एक कंपनी है जो पूरी दुनिया को ऐसे जूते दे रही है, उसका नाम मुझे भूल गया, जो लेदर जैसे होते हैं लेकिन वो धागे से बने होते हैं। एक ऐसा फैब्रिक होता है जिसके अंदर तमाम वो फीचर्स होते हैं जो लेदर में होते हैं, बस वो लेदर नहीं होता। उस पर उनका खर्चा ज़्यादा लगा तो लोगों ने कहा भाई तुम फिर लेदर की जूते ही बना के बेच लो, तुम ये इस तरह से क्यों कर रहे हो?
तो अगेन चूँकि वो इंडियन निज़ात थे तो उन्होंने कहा जी हमें अच्छा नहीं लगता कि गौ माता को मारा जाता है जस्ट उसकी चमड़ी उतारने के लिए और उससे जो है वो इस्तेमाल होते हैं ये सारी चीज़ें। दैट वाज कंसिडरिंग द रिलीजन, दैट वाज अ नोबल कॉज कि ठीक है उन्होंने अपने एक मुकद्दस जानवर को मरने से बचाया और उसका एक अल्टरनेट सोर्स दुनिया को प्रोवाइड कर दिया कि भाई दुनिया जाओ इस तरफ जाओ। तो टेक्निकली उसमें उन्होंने रिसर्च की और मुख्तलिफ फ़ाइबर को मुख्तलिफ चीज़ों को आपस में एक दूसरे के साथ जोड़ के देखा। टेक्सटाइल के अंदर पुराने ज़माने में जो है ये आपने खबर सुनी होगी फैसलाबाद में इतनी सारी लूम्स बंद हो गई। क्यों बंद हुई? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनिक तरीके से चलना शुरू हो गई हैं, क्योंकि अब उन्होंने अपनी मशीन्स अपग्रेड कर ली हैं। क्योंकि वो खड़ियाँ पुराने ज़माने की होती थी जिसमें लोग बैठ के मैनुअली कपड़ा बनाते थे और अब डिजिटलाइजेशन हो गई है। इंतहाई मज़े की बात है ऐसी मशीन्स हैं कि आप उनको एक 3D डिज़ाइन ऑफ द शर्ट दें और उनको फैब्रिक प्रोवाइड करें, वो शर्ट उस डिज़ाइन की उस नाप की ऐसी बना के देंगे कि जो इंसान भी उतनी परफेक्शन से ना बनाए। उसमें वो सारे डिज़ाइन मौजूद होंगे। एंड पे सवाल की तरफ आते हैं जिससे तो अब इसमें मुख्तलिफ कैड मशीन कैम मशीन्स ये ऐसी होती हैं जिसमें वो सारी डिज़ाइनिंग भी हो जाती है, वो सारे काम भी हो जाते हैं। तो टेक्सटाइल के अंदर जो है वो आप काफ़ी ज़्यादा वो चीज़ें लेके आ सकते हैं। फैब्रिक टू फैब्रिक वेरी करता है, सर्दियों का फैब्रिक गर्मियों का फैब्रिक। कितना मज़ा है कि आप ऐसी रिसर्च करें कि एक ऐसा फैब्रिक बनाएं जो देखने में हल्का हो, पहनने में हल्का हो, लेकिन सर्दी से बचाता हो। क्योंकि सर्दियों के मसले ये हैं कि लोगों ने 2-2 स्वेटर पहने हुए होते हैं और जो है ना वो बहुत ज़्यादा अपने आप को कवर किया हुआ होता है। तो वाई नॉट कि इस तरह का फैब्रिक हो जो कि लाइट वेट भी हो, जिसको कैरी करना भी आसान हो, जिसको जब दूसरे मुल्कों में जाना है लोगों ने तो उनके वो बैग के सामान आउट हो जाते हैं इस वजह से कि जब ठंडा मौसम है तो आपको बहुत ज़्यादा भारी भारी कपड़े रखने पड़ते हैं। तो इस तरह की रिसर्च से चीज़ें बचा लेंगे। जब ये रिसर्च का जिक्र करते गए तो चलते चलते वो एक एग्जाम्पल पे पहुंच गए नाइकी की ड्राई फिट टेक्नोलॉजी। एथलीट्स का एक बड़ा मसला होता था कि इनका तो काम ही भागना है और जब भागेंगे तो पसीना आएगा, जब पसीना आएगा तो बॉडी हीटअप होगी और जब हीटअप होगी स्मेल आएगी बॉडी से, आप खुद थक भी जाएंगे और आपका दिल भी नहीं करेगा मज़ीद वर्कआउट करने का। इन्होंने इस चीज़ को देखा और आहिस्ता आहिस्ता रिसर्च करते हुए एक टेक्नोलॉजी दी जिसको इन्होंने कहा ड्राई फिट है। उससे क्या होता है कि वो जब एक बॉडी हीटअप होती है उसको पसीना आता है तो उसको जस्ट करते हैं और जस्ट लाइक इवेपोरेशन जिस तरह से होता है बाहर की दुनिया को इवेपोरेट करते हैं जिससे अंदर बॉडी ठंडी हो जाती है, उसकी जो स्वेटिंग है वो जज्ब हो जाती है और वो बंदा कई घंटे तक दौड़ता रहे तो उसे पता भी नहीं लगेगा कि उसे पसीने आ रहे हैं, बल्कि उसका जिस्म बड़ा ईजी होगा और बड़े अच्छे तरीके से चल रहा होगा। फिर जॉगर्स वगैरह पर रिसर्च की कि कितना जॉगर कितना पुश दे सकता है, कितने जॉगर को पहनना। जूतों के अंदर कई दफ़ा ख़ास तौर पे सोल्स पे काम होता है। पाकिस्तान में ये हश पपीज़ इस पे बहुत काम कर रहा है, वो सोल्स के ऊपर काम कर रहे हैं। उनके जूते बड़े महंगे हैं लेकिन कुछ उनकी ऐसी मेडिकेटेड सोल्स हैं, वो कहते हैं आप दिन में 10 घंटे 11 घंटे खड़े रहें, ये जूता आपको तकलीफ़ नहीं देगा। है नहीं, हश पपीज़ का नहीं, दूसरा है। कल मैंने वो वाला पहना था जो जिसकी सोल दबने वाली थी। तो ये एक और कंपनी का, इसकी भी सोल इसी तरह से। अब अगेन वही बात है, जिनका काम ऐसा है जिन्होंने ज़्यादा देर तक खड़े रहना है तो ऑब्वियसली वो अगर एक फ्लैट सैंडल को या जूते को पहनेंगे तो उनको 2-3 घंटे बाद पाँव में तकलीफ़ शुरू हो जाएगी। तो दिस इज़ ऑल अबाउट कि आप रिसर्च करें, आहिस्ता आहिस्ता उस पर काम करें। कस्टमर इज़ विलिंग टू पे हाई अगर आप उसको उसके लेवल की कंफर्ट दें। तो ये इन्होंने एग्जांपल दी है कि इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो ओलंपिक से काम शुरू हुआ और अब आहिस्ता आहिस्ता क्यों इनके स्पोर्ट्स वेयर इतने महंगे होते हैं जो ब्रांडेड कंपनियां होती हैं स्पोर्ट्स वेयर की, इसलिए कि उसके ऊपर पूरी रिसर्च हुई होती है और वो हमें नहीं समझ आता, लेकिन जो स्पोर्ट्स को जानते हैं, समझते हैं, यूज़ करते हैं, उनके लिए बड़ा फ़र्क होता है। हम कहेंगे भाई ये स्निकर्स जो है 20,000 की क्यों है, हालांकि मेरा जो अगर 1200 का ये भी दौड़ाता है, ये भी इसको भी पहन के दौड़ सकते हैं और ये 20,000 वाले को भी पहन के दौड़ सकते हैं। तो वो आपको इतने तसल्ली से बताएंगे कि आपको समझ ही नहीं आएगा वो कहना क्या चाह रहे हैं, बट दे वुड बी हैविंग देयर ओन पॉइंट्स। और कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी ने और उसकी वर्किंग ने उस जूते को इतना कंफर्टेबल बना दिया होगा जिससे उनको कम एक्सर्शन करनी पड़ रही होगी। तो किताब ने इसकी एग्जांपल दी। यहाँ सवाल था एक आध टेक्सटाइल पे। इन्होंने कहा पाकिस्तान में एक टेक्सटाइल है वो सिर्फ कपास मशीन में एंटर करते हैं और दूसरी तरफ से कपड़ा निकलता है। कमाल हो गया। सर आपने कहा टेक्सटाइल में काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजी वगैरह यूज़ हुई है, लेकिन अगर जेडॉट को देखा जाए तो उन्होंने उन मैन्युफैक्चरर सप्लायर को यूज़ किया जो कि ऑब्सोलीट हो चुके थे टेक्नोलॉजी की वजह से। बिल्कुल। तो उन्होंने खड़ी ब्रांड को लॉन्च किया, तो उसमें उन्होंने जी अब अगेन देखें, हम जो बात कर रहे हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स के लिए हम बात कर रहे हैं कि इंडस्ट्री में लोगों ने कैसे अपने आप को रेवोल्यूशनाइज किया।
जे डॉट ने ऐसा नहीं किया। जे डॉट ने ख़ास क्वालिटी को जहन में रखा। उन्होंने कहा जो मैनुअल हाथ की स्टिचिंग होती है उसकी क्या ही बात है। क्यों उन्होंने ऐसा कहा? इसलिए कि वो लोग जिनकी नौकरियाँ चली गई थी ना, वो बहुत सस्ते मिल रहे थे, एक वजह। दूसरा, क्या ये करने के बाद जे डॉट पाकिस्तान का लीडिंग ब्रांड बन गया? अनफॉर्चुनेटली नहीं। आमिर अदनान उससे आगे चला गया, दीपक परवानी उससे आगे चला गया। तो जे डॉट तो बिल्कुल कहीं बैक एंड पे चला गया, और थके हुए कल के लॉन्च हुए ब्रांड जे डॉट से पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच गए। वही वाली बात है कि उसने टेक्नोलॉजी के हिसाब से अपनी जंग उतनी तेज़ नहीं रखी जितना दूसरों ने रखी। तो अगेन जे डॉट स्टिल अगर उसको यूज़ करे और एक ख़ास किस्म की एग्जेक्टिव चीज़ बनाए और कहे ये मैन मेड है, और उसमें कुछ लोग जज्बाती होकर कहें अरे मैन मेड चीज़ ज़बरदस्त, उसके ऊपर ज़्यादा पैसे दें, क्योंकि अब मैन मेड ही इतनी कम रह गई हैं कि मैन मेड अपने अंदर एक ब्रांड बन गया। तो ये डिपेंड करता है कि अगर उसकी प्रीमियम प्राइसिंग करके उसे बेचना चाहें तो वो ऑब्वियसली उसे बेच सकता है। सोलर न्यूरेबल एनर्जी आज के दौर में कि मतलब सबको अंदाज़ा है कि आहिस्ता आहिस्ता बिजनेस इस चीज़ को समझ रहे हैं कि उनको एनर्जी का जो सोर्स है वो सोलर होना चाहिए। सोलर सोर्स का फ़ायदा ये है कि उनको बहुत ज़्यादा चीज़ों पर रनिंग कॉस्ट नहीं पे करनी पड़ेगी, सन से हीट लेंगे अनलेस के उनके ऊपर कोई सन टैक्स ऐड कर दिया जाए। और मुझे लग रहा है कि इन्होंने एक आध साल में कोई सन टैक्स, लाइट टैक्स इस तरह का कुछ ऐड कर देना है कि नेचुरल गुड्स को, ये नेचुरल उसको किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उससे क्या होगा कि आपकी अपनी एनर्जी की कंजम्पशन भी यूज़ होती है, प्लस आपको स्टोरेज के लिए भी एनर्जी मिल जाती है। तो अगेन बिजनेसेस में ये चीज़ अभी उतनी पॉपुलर नहीं हुई, क्योंकि बिज़नेस को जिस लेवल की एनर्जी चाहिए होती है उस लेवल का सोलर पैनल लगाने के लिए जगह भी बहुत चाहिए होती है और कैपिटल एक्सपेंडिचर भी बहुत चाहिए होते हैं। जैसे हमें एक साहब कह रहे थे कि भाई आपकी बिजली का इतना काम है, आप सोलर की तरफ क्यों नहीं जाते? तो फिर मैंने बताया, मैंने कहा जी घरों के अंदर जो 5 kVA का जो लग रहा होता है, किलोवाट का जो सोलर पैनल, वो पुराने ज़माने में 5-6 लाख का लगता था, अब 10 से 15 लाख के दरमियान चला गया। वो 5 kVA है। तो मैंने बताया कि हमारी जो कंजम्पशन है वो तकरीबन 150 से 160 kVA के दरमियान है। तो अब सोचें कि वो सारा घर में कंजम्पशन जिस चीज़ से सबसे ज़्यादा होती है वो क्या है? AC। और हमारे पास AC सबसे ज़्यादा है और चल भी रहे होते हैं ऊपर से बड़े जी। एक सेशन की फ़ीस लगा दें तो भी सोलर पूरा नहीं होगा। भाईजान आप खुद मैथमेटिक्स समझते हैं, आप समझ लें कि अगर एक पैनल 10-15 लाख का, 10 लाख का, चलें आप बल्क में बात कर लें, 10 लाख में अगर 5 kVA ले रहे हैं तो 150 के लिए उसे कितना खर्च करना पड़ेगा। और फिर जब इतने बड़ा पैनल होगा तो उसको जगह कितनी चाहिए होगी, उसको लेयर्स कितनी चाहिए होगी, फिर उसके दरमियान में इन्वर्टर्स कितने चाहिए होंगे। तो उसकी आप एक कैलकुलेशन लगाएंगे, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। फिर आपने हमारी फ़ीसों के लेवल को देखना है, उसमें मौजूद गुर्बत को महसूस करना है। हमारे जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनकी जज्बाती तबीयत को जहन में रखना है कि वो बच्चों को बहुत ज़्यादा महंगा चार्ज नहीं करना चाहते। उसके बाद फिर आप जो है ना, अगर आप 2-2.5 सेशन कह देंगे तो ठीक है, हम फिर उसके बाद मान लेंगे। वो अगले सेशन की बात कर रहे हैं, अगले सेशन और पिछले सेशन की सारी फीस जोड़ के जो है ना, ठीक है। ये भाई को बार बार हिंट देने की कोशिश कर रहे हैं मुझे लग रहा है, लेकिन मैंने ये हिंट जब तक पब्लिकली कुछ ना हो तब तक जो है ना मैं इस पर रिएक्ट ही नहीं करना, पता नहीं क्या बात कर रहे हैं। सोलर रिन्यूएबल एनर्जी, तो आगे आहिस्ता आहिस्ता इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके जो सोलर में कंपनियां डील कर रही हैं उन्होंने तो ज़ाहिर है इस चीज़ को देखना ही है कि दुनिया आहिस्ता आहिस्ता सोलर को समझती जा रही है, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ आ रही है। वो अपने बिज़नेस को और चमकाएंगे, और जो बिज़नेस वो काम नहीं कर रहे वो देखेंगे कि क्या वो कुछ अल्टरनेट अपना थोड़ी सी कंजम्पशन सोलर वाली साइड से लेके अपना कुछ ना कुछ काम चला सकते हैं। जैसे और कुछ नहीं तो हम 10 kVA के ऊपर वो लगा के, प्लेटें लगा के उसको मीटर से कनेक्ट करके रिवर्स मीटरिंग तो शुरू कर ही सकते हैं कि ठीक है वो सन से एनर्जी लेते जाए और हमारे मीटर को रिवर्स करती जाए। टाइम ज़्यादा होता तो नेट मीटरिंग और रिवर्स मीटरिंग पे बात करते। अब हमारे 2 चीज़ें रह गई, IoT और एजुकेशन, और तो नहीं कुछ रह गया। हाँ, IoT और एजुकेशन रह गया। अब हमें फिर किसी दिन दोबारा से वक्त मिला इंशाल्लाह ताला, तो इसी तरह से हम काम करेंगे। तो कल याद रहे कि कल हमारे 2 चैप्टर्स हैं, चैप्टर 2 और चैप्टर 1। ऑल दो बड़े चैप्टर्स नहीं, और चैप्टर 1 तो बेचारा कुछ रह ही नहीं गया, उसमें मेजर पोर्शन तो ख़त्म हो गया। तो कल इंशाल्लाह ताला चैप्टर 1-2 के लिए सेम 2 बजे वाले टाइम पे मिलते हैं।